बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 11 क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की थी और आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 14 की 14.2 इस कंप्लीट एक्सरसाइज को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बड़ी ही आसान और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट है वो सीख लेते हैं। जहाँ पर एक्सरसाइज 14.1 ख़त्म हो रही है ना, इससे नेक्स्ट है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 14.1 का। इससे नेक्स्ट है ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन, अब वेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं इनमें मल्टीप्लिकेशन या डॉट होती है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब डॉट मल्टीप्लिकेशन 14.2 में सारा कॉन्सेप्ट डॉट का है। तो पहले डॉट प्रोडक्ट में आपको सिखाऊंगा, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट जो कि 14.3 में है वो तभी करेंगे। अभी डॉट प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है, ये सीखते हैं। तो ये देखें सिंपल इसकी डिफाइंड कौन सी है, वो नेक्स्ट पेज 267 के स्टार्ट पे चाहे ये डेफिनेशन कर ले चाहे ये डेफिनेशन कर लें। अब ये देखिए डेफिनेशन क्या है, लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स के फ़र्ज़ किया है कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ए का नाम यू वेक्टर रखा गया है, ए का नाम वी वेक्टर रखा गया है। अब डॉट लेना है तो ये देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इज़ रिटन एज यू डॉट वी, यानी कि ये जो डॉट है ये डॉट प्रोडक्ट को शो करता है और इसका फार्मूला है यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और काज थीटा। थीटा का मतलब है कि यू और वी के दरमियान जो भी एंगल है वो ये भी एंगल हो सकता है, ये भी एंगल 180 भी एंगल, जितना भी एंगल है वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है। इस फार्मूले के जरिए पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होनी है। ये फार्मूला वो कह रहा है, इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर u की ये वैल्यू है, v वेक्टर की ये वैल्यू है, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट वो देखे i वाला i वाले के साथ और j वाला j वाले के साथ, ये लिखा हुआ है a1 a2 ये आ गया है और b1 b2 ये आ गया है। चाहे ये वाला कर लें चाहे ये कर लें, लेकिन जब एंगल दिया हो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन जब एंगल ना दिया हो वेक्टर्स दिए हो फिर ये वाला फार्मूला। क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने आइडिया करना है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। मैं एक ही फार्मूला यानी कि ये वाला जो सा फार्मूला है इसी फार्मूले से पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगा ताकि मिक्स ना हो कि ये फार्मूला यूज़ करना है या ये वाला। तो अब इससे नेक्स्ट पेज नंबर 268 पर है, कुछ रिजल्ट है ये इम्पोर्टेंट। अब ये देखें आई डॉट आई इसका आएगा 1। सेम सिंपल ये याद रख लें कि सेम डॉट का आंसर 1 है और डिफरेंट डॉट का आंसर 0 है। जैसे कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बट आई डॉट जे देखें 0 है, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। तो सेम का 1 और डिफरेंट का 0। इसके अलावा यू डॉट वी और वी डॉट यू इसका आंसर भी सेम आएगा, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है वेक्टर में, ये भी मार्क कर लें। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पेपर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और आसान भी बड़ा है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग एन अदर वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर की दूसरे वेक्टर पर। सारा कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका फार्मूला उसके जरिए क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये देखिए 269 के स्टार्ट पर ये फार्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग यू, जो जिसके अलोंग होनी है ना देखें उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। v डॉट यू डिवाइडेड बाय जिसके अलोंग है उसकी मैग्नीट्यूड। अगर u अलोंग v आए, अब v के अलोंग है तो देखें v की मैग्नीट्यूड से डिवाइड और ऊपर u डॉट v, चाहे u डॉट v लिख लें v डॉट u लिख लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि इनका आंसर सेम ही होता है। ये फार्मूले जो उनसे हैं दो, इसको आप हाईलाइट कर ले और याद यही रखना है आपने कि जिसके अलोंग होगा उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि u डॉट वी कब ज़ीरो होता है, अगर u ज़ीरो के इक्वल हो या v ज़ीरो के इक्वल हो या ये परपेंडिकुलर हो, वो मैं आगे आपको कॉन्सेप्ट आएगा भी सिखाऊंगा। वैसे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और अगर सेम डॉट हो तो वो उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये आपने याद रखने हैं। सिंपल ये एमसीक्यूज टाइप है, एमसीक्यूज में वो चीज़ें पूछ सकता है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा 271 पर एक ये टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स का आपस में परपेंडिकुलर। और इसका कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है डेफिनेशन, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन भी आप मार्क कर ले तो अच्छी बात है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो सा है क्वेश्चन में यूज़ होना है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो फिर इनका डॉट ज़ीरो है। वो कैसे मैं आपको समझाऊँ। अगर देखिए अभी फार्मूला पढ़ा है ना, ये u डॉट वी इक्वल यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड और कास थीटा,
इस फार्मूले को मैं यहाँ पे अगर लिख लूँ u डॉट v इक्वल u वेक्टर की मैग्नीट्यूड v वेक्टर की मैग्नीट्यूड और cos, जब परपेंडिकुलर होता है तो एंगल 90 होता है, तो थीटा इक्वल है 90, इस थीटा की जगह पे आ जाएगा फिर 90। अब cos 90 जीरो की इक्वल होता है, ज़ीरो जब इनसे मल्टीप्लाई होंगे तो ये सारे ज़ीरो हो जाएगा। अब u वेक्टर डॉट v वेक्टर ज़ीरो कब है, अगर वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये आपने याद रखना है। अब इससे नेक्स्ट पेज नंबर 271 के लास्ट पे ही है कि अगर हमने एंगल फाइंड करना हो तो u डॉट v किसके इक्वल है, u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड और cos थीटा। अगर एंगल फाइंड करना है तो u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, यानी कि कहना मैं आपको ये चाह रहा हूँ, अगर आप ये फार्मूला याद रख लें, इस फार्मूले से मैं आपको ये देखिएगा सारी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दूंगा। अब इससे नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला वैसे तो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, पेज नंबर 273 मैथ की बुक पर आपकी। तो वर्क डन का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब मल्टीप्लाई ये डॉट के लिहाज से है कि एफ डॉट डी, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट सिंपल ये फार्मूला है जो यूज़ होना है। 3-4 क्वेश्चन इसके भी हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। अब टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड द कोसाइंस ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी, यानी कि कॉस थीटा जौन सा एंगल है वो फाइंड करना है। तो ये एंगल वाला अभी मैंने आपको फार्मूला मार्क करवाया है 271 के लास्ट पे, तो ये फार्मूला जौन सा यहाँ पे लिख लेते हैं। सोल्यूशन में मैंने क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा इक्वल यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर डिवाइडेड बाय यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब इस फार्मूले को मैंने इसलिए स्टार्ट में लिखा है ताकि मुझे आइडिया होगा कि अब मैंने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। ये देखिए यू वेक्टर भी दिया हुआ है, वी वेक्टर भी दिया हुआ है। सबसे पहले इनका मैं डॉट फाइंड करूंगा, फिर इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, तो इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास कोसाइन एंगल आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अब यू वेक्टर्स की वैल्यू क्या है, ये है 2i प्लस 3j प्लस के, और आई जे के वेक्टर्स का ये सिंबल डॉट वी वेक्टर क्या है माइनस आई प्लस 2j और प्लस 2k और ये वेक्टर के सिंबल। अब ये देखें मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो सेम को करूँगा कि आई को आई से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये देखें कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई -1 ये आ जाएगा -2, और ये आई डॉट आई ये माइनस लिखा गया बाई मिस्टेक मुझसे, डॉट प्रोडक्ट है, ये देखिए डॉट है तो आई डॉट आई, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 तो ये आ जाएगा 6, फिर जे डॉट जे तो मैं लिख लूँगा जे डॉट जे, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी वैसे ही के डॉट के, और ये वेक्टर्स हैं तो इनका ये सिंबल। अब -2 वैसे ही आई डॉट आई यानी कि सेम डॉट 1 डिफरेंट डॉट 0, तो इस लिहाज से +6 जे डॉट जे ये भी आ जाएगा 1, +2 के डॉट के ये भी आ जाएगा 1। अब -2 मल्टीप्लाई 1 ये आ जाएगा -2, 6 1 टाइम 6 और 2 1 टाइम 2 तो ये आ जाएगा +6 +2, प्लस माइनस कट गया तो 6 किसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है, u डॉट वी ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, u वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर u वेक्टर की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड करना 14.1 में मैंने आपको सिखा दिया है। तो ये देखिए आई वाले के साथ का स्केयर, जे वाले के साथ का स्केयर और के वाले के साथ का स्केयर। आई के साथ है 2, जे के साथ है 3 और के साथ है 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। तो 2 का स्केयर ये आ जाएगा 4, 3 का स्केयर 9 और 1 का स्केयर 1 ही, 4 + 9 13 + 1 ये आ जाएगा 14 स्केयर रूट। वैसे ही क्योंकि 14 किसी का भी स्केयर नहीं है तो स्केयर रूट की कटिंग नहीं होगी। ये यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब मैंने क्या फाइंड करनी है, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो यहाँ मैं लिखूँगा अब वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब इसी तरह ही आई के साथ है -1, जे के साथ है 2 और के साथ भी है 2, तो -1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। बड़े ही आसान क्वेश्चन है ये। -1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 और 2 का स्केयर 4, 4 + 4 + 1 ये आ जाएगा 9। अब 9 3 का स्केयर है, स्केयर स्केयर रूट से कट के सिंपल 3 आ जाएगा। ये मैंने वी वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली है।
अब इससे नेक्स्ट पेज पे जाने की बजाय मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। इससे नेक्स्ट मैं लिखूँगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1 के इक्वेशन नंबर 1 में अब मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँगा जो कि क्या है cos थीटा इक्वल ये कोसाइन एंगल इक्वल u डॉट वी क्या आंसर आया है ये 6 वो मैंने पुट किया है डिवाइडेड बाय क्या है u की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड। u की मैग्नीट्यूड आई है स्क्वायर रूट 14 और v की मैग्नीट्यूड आई है 3। अब 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 तो ये आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 14। ये मैंने कोसाइन एंगल फाइंड कर लिया, ये इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट कि मैंने क्या फाइंड करना है कोसाइन एंगल फाइंड करना है, तो यह मैं वैसे ही लिख लूँगा जैसे आगे किया है। एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। कास थीटा ये u है और v है, तो यहाँ मैं लिखूँगा u डॉट v डिवाइडेड बाय u वेक्टर की मैग्नीट्यूड और v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब ये देखें चेंजिंग क्या है, चले वैसे ही मैं कर लेता हूँ। u वेक्टर किसके इक्वल है, जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करूँगा इसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर लूँगा। ये आ जाएगा -3i प्लस 2j प्लस 5k। ये मैंने आपको 14.1 में सिखा दिया था कि ये असल में आई जे के ही इक्वल हैं। तो v वेक्टर क्या आ गया है 1i प्लस 6j माइनस 2k और ये वेक्टर के सिंबल। अब इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। और जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है पहले u डॉट v, तो यहाँ पे u वाला वेक्टर -3i प्लस 2j प्लस 5k आई जे के फाइंड कर लिए हैं। फिर डॉट ये 1i प्लस 6j माइनस 2k ये भी लिख लिए है। अब मैं डॉट लूँगा तो ये देखिए -3 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -3 और ये i डॉट आई वैसे ही। फिर प्लस 2 6 टाइम 12 और ये जे डॉट जे वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई -2 ये आ जाएगा -10 और के डॉट के वैसे ही। अब -3 वैसे ही आई डॉट आई यानी कि सेम डॉट 1 प्लस 12 जे डॉट जे वो भी आ जाएगा 1 -10 के डॉट के ये भी 1। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन इस तरह मैंने इसलिए किया है कि जो चेकर है उसको आइडिया होगा कि बच्चे को पता है सारा के सेम डॉट 1 की इक्वल है और कैसे मल्टीप्लाई किया है सारा मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि चेकर दे के उसको आइडिया हो कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब -3 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -3। 12 1 टाइम 12 और 10 1 टाइम 10 इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो मैं लिख लूँगा +12 -10। तो ये देखें -3 -10 -13 प्लस 12 तो ये आ जाएगा -1। ये मैंने u डॉट v वेक्टर फाइंड कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट u की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड, तो ये देखें u वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट आई जे के साथ जो कॉफिशिएंट है इनका स्क्वायर -3 2 और 5। तो ये देखिए -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। नेगेटिव स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 25 तो ये आ जाएगा 38। ये मैंने u वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली है। अब मैं v वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करूँगा। अब v वेक्टर क्या है, ये है i के साथ है 1, j के साथ है 6 और k के साथ -2। तो ये 1 का स्क्वायर फिर है प्लस 6 का स्क्वायर प्लस k के साथ था -2 तो उसका स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और -2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 41। वैसे ही स्क्वायर रूट भी वैसे ही v वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली है। अब मैं क्या करूँगा इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है cos थीटा इक्वल u डॉट वी। तो u डॉट वी का आंसर आया है -1 डिवाइडेड बाय u वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो कि है 38 फिर v वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो कि है 41 तो -1 ओवर स्क्वायर रूट 38 मल्टीप्लाई 41 -1 ओवर जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1558 और ये स्क्वायर रूट वैसे ही क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो ये मैंने एंगल फाइंड कर लिया है कोसाइन एंगल। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बड़े ही आसान क्वेश्चन है, वो देखिए वो कह रहा है इफ़, चलिए डाटा मैं साथ ही लिख लेता हूँ, स्टेटमेंट ज़रा धुंधली है सही नज़र नहीं आ रही। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिख दूंगा कि मुझे जो गिवन है क्या गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी
ये 0 के इक्वल है। एंड ए की मैग्नीट्यूड है 3, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि ए की मैग्नीट्यूड 3, ये भी गिवन है। बी की मैग्नीट्यूड ये भी 3 है, सॉरी 5 है, तो बी की मैग्नीट्यूड 5 और सी की मैग्नीट्यूड क्या है 7। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि मैंने एंगल फाइंड करना है ए और बी के दरमियान। तो सबसे पहले मैं वो चीज़ें लिख लेता हूँ, यानी कि फार्मूला लिख लेता हूँ कि मैंने मुझे आइडिया देकर मैंने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। तो ये देखिए कॉस थीटा है ना, जो भी आगे फार्मूला यूज़ किया इसमें क्या है कॉस थीटा। थीटा को इस तरफ रहने दूंगा, कॉस उस तरफ चले जाएगा। ये फार्मूला ना देखें, परेशानी हो ना आपने, वीडियो चाहे लेंथ ही हो कोई इशू नहीं है, समझ आनी चाहिए। कॉस थीटा का ये फार्मूला है। तो बेटा यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट क्या जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल है। अब ये देखें किन किन के दरमियान एंगल फाइंड करना है, ए और बी के दरमियान। अब मैं यहाँ यू वी यूज़ नहीं करूँगा, समझ के करना है ध्यान से, एक्टिव होके कि ए और बी के दरमियान करना है। तो मैं कह दूंगा ए वेक्टर बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड। ये देखिए यू वी की जगह ए भी आ गया है। एंगल फाइंड करना है ना, तो थीटा इस तरफ ही, कॉज उस तरफ चले जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉज इनवर्स क्या ए डॉट वी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड और बी की वेक्टर के लिहाज से मैग्नीट्यूड। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे आइडिया हो गया है, ये देखिए ए की मैग्नीट्यूड की मेरे पास वैल्यू है, बी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी है, लेकिन ए डॉट बी ये मेरे पास नहीं है। तो मैं ये फाइंड करूँगा, मैंने पहले इसलिए वो फाइंड नहीं किया ए डॉट बी। अगर मैं ए डॉट बी फाइंड करने लग जाता तो आपने कहना था सर उसको क्यों फाइंड कर रहे हैं। तो रट्टा नहीं लगाना, समझ के करने हैं। पहले फार्मूला लिखा है तो मुझे आइडिया हो गया कि ए डॉट बी फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पे देखें क्या है, गिवन है मुझे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है 0 के, ये देख ले गिवन है ना। इसको यहाँ मैंने अगेन लिख लिया है। मैंने ए डॉट बी फाइंड करना है, मैं सी को यहाँ पे रहने दूंगा, ये प्लस का ए है इस तरफ आएगा माइनस ए, प्लस का बी है इस तरफ आएगा तो माइनस का बी। अब इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये देखिए सी इक्वल माइनस, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। अब इनका अगर मैं स्केयर ले लूँ, यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग स्केयर। स्केयर क्यों लिया है आगे आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैंने ए डॉट बी फाइंड करना है। तो सी का स्केयर, असल में ये वेक्टर्स हैं सारे, ए बी सी ये सारे वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स आपने लाजमी लगाने हैं क्योंकि वेक्टर का ये चैप्टर है। तो ये आ जाएगा सी वेक्टर का स्केयर इक्वल, ये माइनस है तो इसको मैं लिख लेता हूँ -1 का भी स्केयर और ए प्लस बी इसका भी स्केयर। इस तरह मैंने इसलिए किया है कि अब नेगेटिव स्केयर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये देखिए सी का स्केयर, तो मैंने आपको स्टार्ट में सिखाया था, स्टार्ट में जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर मैं दोबारा आपको वहाँ पे लेके चलूँ तो ये देखिए जो प्रॉपर्टीज़ थी ना, ये पेज नंबर 269 पर, कि अगर यू डॉट यू है तो वो यू मैग्नीट्यूड का स्केयर है और यू डॉट यू क्या होता है यू का स्केयर। तो स्केयर मैग्नीट्यूड के स्केयर की इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे फिर लिखूंगा कि सी का स्केयर असल में सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर है। अब ये देखें प्लस तो हो गया, ए प्लस बी का स्केयर, तो ये क्या आ जाएगा ए का स्केयर, तो असल में इसको मैं मैग्नीट्यूड का स्केयर ही लिख लेता हूँ। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, रट्टा नहीं लिखवा रहा, अपने से किया है। प्लस बी है तो बी मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस 2, ये फार्मूला है ना अलजबरे का, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये देखिए प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि मैंने ए डॉट बी फाइंड करना था इसलिए मैंने ए डॉट बी लिख लिया। अब देखें सी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, तो सी की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 7 के, ए 3 के और बी 5 के। तो सी की जगह पे ये आ जाएगा 7 का स्केयर, ए की जगह पर 3 का स्केयर और बी की जगह पर 5 का स्केयर और ये प्लस 2a डॉट बी। वैसे ही अब 7 का स्केयर 49 इक्वल 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25 और प्लस 2a डॉट बी। वैसे ही 49 इक्वल 9 प्लस 25 ये आ जाएगा 34 और प्लस 2a डॉट बी। वैसे ही प्लस 34 इस तरफ आएगा तो माइनस का 34, ये 49 माइनस 34 इक्वल ये वैसे ही 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। 49 माइनस 34 ये आ जाएगा 15 इक्वल 2a डॉट बी। 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो 15/2 इक्वल a वेक्टर डॉट बी वेक्टर वैसे ही आ जाएगा। ये मैंने a डॉट बी फाइंड कर ली है। अब इसको मैं पुट कर दूंगा कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर
पुट इन इक्वेशन नंबर 1, वो क्या है, थीटा इक्वल कॉज इनवर्स क्या है, ए का आंसर आया है 15/2 डिवाइडेड बाय क्या है, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड है 3 और बी की मैग्नीट्यूड 5, ये गिवन है तो यह हमने लिख दिया है 3 × 5 ब्रैकेट क्लोज, थीटा इक्वल कॉज इनवर्स। अब ये देखें 15 डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ ही मिल जाएगा तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 5 ब्रैकेट क्लोज, थीटा इक्वल कॉज इनवर्स 3 5 टाइम 15 5 5 टाइम 1 तो ये आ जाएगा 1/2। अब कॉज इनवर्स 1/2 आप कैलकुलेटर पे अगर करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। अगर रेडियन में लिखे तो ये आ जाएगा π/3 रेडियन में कन्वर्ट करना आता है आपको कि π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा यही आंसर आएगा। डिग्री में लिख दें, रेडियन में लिख दें, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 इफ़। उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, ये भी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सॉल्यूशन में कि गिवन है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 3 के, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है 4 के और ए प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है 5 के। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि मैंने एंगल फाइंड करना है तो कॉस थीटा इक्वल ए बी है तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। एंगल फाइंड करना है, कॉज उस तरफ चले जाएगा तो कॉज इनवर्स ए डॉट बी, चाहे डायरेक्ट आप ये भी फार्मूला लिख सकते हैं लेकिन मैंने ये इसलिए यूज़ किया है कि आपको समझ आ जाएगा बन कैसे रहा है। ये वैसे ही ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसको मैं कह दूंगा कि ये इस लिहाज से, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो है लेकिन मैंने ए डॉट बी अब फाइंड करना है तो फिर मेरे पास एंगल आएगा। तो कोई इशू नहीं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है और यहाँ मैं इसको यूज़ कर लूँगा, क्या है, ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड इक्वल है 5 के। यहाँ मैं लिख दूंगा कि मुझे गिवन है क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है 5 के। तो जब मैंने ए डॉट लेना है, आगे भी मैंने क्या किया है, स्केयर लिया है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा टेकिंग स्केयर, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्केयर इक्वल 5 का स्केयर, 5 का स्केयर आ जाएगा 25। अब ए प्लस बी का स्केयर तो ये आ जाएगा ए वेक्टर का स्केयर प्लस बी वेक्टर का स्केयर प्लस 2, ए वेक्टर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वैसे ही आ जाएगा। अब ए की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 3 के और बी की मैग्नीट्यूड है 4 के, तो यहाँ पे आ जाएगा ये ए की मैग्नीट्यूड की जगह 3 का स्केयर और बी की जगह पे 4 का स्केयर प्लस 2 ए डॉट बी वैसे ही और ये 25, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल 25, 9 + 16 25 प्लस 2 ए डॉट बी वेक्टर इक्वल 25। ये प्लस के इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा तो 2 ए डॉट बी 25 माइनस 25 वो 0 ही हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो ये देखें ए डॉट बी वेक्टर डॉट क्या आया है 0। अब इस वैल्यू को यहाँ मैं पुट कर दूंगा, जो इक्वेशन नंबर 1 है डॉट फाइंड कर लिया तो मैं यहाँ पे फिर लिख दूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1 क्या है, थीटा इक्वल कॉज इनवर्स ए डॉट बी क्या आया है 0 डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड जो कि है 3 और 4, 3 × 4 जो भी हो 0 के डिनोमिनेटर में वो 0 के इक्वल ही होता है। तो कॉज इनवर्स 0 कैलकुलेटर पे करके देख लें, इन्वर्स कैसे लेते हैं, शिफ्ट और कॉज को प्रेस करें वो इन्वर्स आ जाएगा। कॉज इन्वर्स 0 ये 90 डिग्री के इक्वल है। अगर रेडियन में करना है तो π/2 रेडियन में आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ए वेक्टर अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। अब ये देखें अगर मैं ए अलोंग बी वेक्टर के जाऊं तो फिर क्या है, ए डॉट बी वैसे ही डिवाइडेड बाय जिसके अलोंग है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो इससे मुझे क्या आइडिया हो गया है कि मैंने सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड करना है, उसके बाद बी की मैग्नीट्यूड। अब दूसरा पार्ट देखिए, 2 पार्ट दिए हुए हैं, बी अलोंग ए भी फाइंड करना है, तो इसका मतलब है मुझे ए की वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी लेनी पड़ेगी। देखिए सॉल्व करता हूँ, सोल्यूशन में आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या फाइंड करना है, किस तरह करना है, बड़े ही आसान है। सबसे पहले इनका मैं डॉट ले लेता हूँ, तो सोल्यूशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
पहले मैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट करने लगा हूँ, पहला पार्ट सेकंड पार्ट बाद में करूँगा। ये मैंने यहाँ भी लिख दी है पार्ट 1। ए डॉट बी, ए वेक्टर किसके इक्वल है 2i प्लस 3j माइनस के डॉट बी किसके इक्वल है i माइनस 2j प्लस 4k। अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि आई के साथ 1 है तो 2i डॉट आई मैं 1 डायरेक्ट ही लिख दूंगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कर ले, मैंने आपको सिखा दिया हुआ है। प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम 6 और जे डॉट जे ये भी 1 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 4 और के डॉट के ये आ जाएगा 1 के। तो 2 1 टाइम 2 6 1 टाइम 6 और माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 2 माइनस 6 माइनस 4 ये आ जाएगा -8। ये मैंने ए डॉट बी वेक्टर फाइंड कर लिया हुआ है। अब मैंने क्या करना है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर आई वाले के साथ क्या है 2, जे वाले के साथ 3 और के वाले के साथ -1। तो ये देखें 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी और समझने में भी आपको मज़ा आ रहा होगा। 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9 और -1 का स्केयर आ जाएगा 1। 4 प्लस 9 13 प्लस 1 14। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई है स्केयर रूट 14। अब मैं फाइंड करूंगा बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो स्केयर रूट बी वेक्टर क्या है, ये आई वाले के साथ 1, जे वाले के साथ -2 और के वाले के साथ 4। तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। तो 1 का स्केयर 1, -2 का स्केयर ये आ जाएगा 4 और 4 का स्केयर ये आ जाएगा 16। 16 प्लस 4 20 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 21। मैंने बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये भी फाइंड कर ली है। अब मैं पहले यहाँ पे लिखूँगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी। यहाँ मैंने अलोंग के स्पेलिंग ए भी लिख दिए हैं तो ये आ जाएगा ALONG अलोंग बी वेक्टर। तो ये देखें ए डॉट बी जिसके अलोंग है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो ए डॉट बी क्या आया है, ये है -8। तो ये मैंने लिख दिया है -8 डिवाइडेड बाय बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो स्केयर रूट 21। ये मैंने फाइंड कर लिया है। ए अलोंग बी हो गया। अब बी अलोंग ए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो ये बी डॉट ए असल में ए डॉट बी के ही है क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और अलोंग ए है तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड। ए डॉट बी क्या है -8 तो ये आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये है स्केयर रूट 14। तो ये देखिए स्केयर रूट 14 ये इसका आंसर आ गया है। अब बुक के पीछे जो लिखा हुआ है -8/21 और इसके साथ बी, वो चाहे लिखे ना लिखे सिंपल आपके सामने एग्जाम्पल भी इसी पैटर्न से हुई है, मैंने आपको सॉल्व करवा दी। इस तरह भी या लिख देंगे कोई इशू नहीं है। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। तो यह मैं लिख दूंगा इसका पार्ट नंबर 2। अब सारा काम वही है लेकिन ए और बी की वैल्यूज़ चेंज है। तो सबसे पहले ए डॉट बी, ए किसके इक्वल है 4i माइनस 2j प्लस 3k। ए लिख लिया। डॉट बी किसके इक्वल है i प्लस जे प्लस के, ये मैंने लिख लिया। अब इनका डॉट 4 1 टाइम 4 और i डॉट आई सेम डॉट 1 -2 जे के साथ देखे 1 है तो -2 1 टाइम -2 जे डॉट जे ये भी 1। 3 मल्टीप्लाई के साथ 1 है तो 3 1 टाइम 3 के डॉट के 1। तो ये आ जाएगा 4 -2 प्लस 3 4 -2 2 2 प्लस 3 ये आ जाएगा 5। तो ए डॉट बी ये मैंने फाइंड कर लिया है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये देखें आई वाले के साथ है 4 तो ये 4 का स्केयर, जे के साथ -2 के साथ है 3 तो -2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। 4 का स्केयर ये आ जाएगा 16 -2 का स्केयर 4 और 3 का स्केयर 9। 16 प्लस 4 20 प्लस 9 ये आ जाएगा 29। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई है स्केयर रूट 29। अब मैंने फाइंड करनी है बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर है क्या 1 1 1 क्योंकि आई जे के इनके साथ 1 1 है। 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। 1 का स्केयर 1 ही होता है तो ये देखें मैंने 1 ही लिख दिया है। 1 + 1 + 1 3। तो बी वेक्टर की मेरे पास वैल्यू आ गई है 3।
अब मैं क्या फाइंड करूँगा, प्रोजेक्शन, तो यहाँ मैं लिखूँगा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो ये ए डॉट बी वैसे ही जिसके अलोंग है इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो ए डॉट बी क्या आया है, ए डॉट बी आया है 5, तो इसकी वैल्यू आ गई है 5 डिवाइडेड बाय बी की मैग्नीट्यूड आई है √3। तो सिंपल ये इसका आंसर आ गया है। अब ए अलोंग बी फाइंड कर लिया, तो बी अलोंग ए, तो ये देखिए प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो ये ए डॉट बी वैसे ही जिसके अलोंग उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो ये मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है। ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी ये है 5 और ए की मैग्नीट्यूड है √29, तो 5 डिवाइडेड बाय √29, तो ये इसका आंसर आ गया है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 5। इसके भी दो पार्ट हैं, बड़े ही आसान है, इंपॉर्टेंट भी हैं। फाइंड अ रियल नंबर अल्फ़ा, कि इनमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, सो डैट वेक्टर्स यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको सिखाया था दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होते हैं अगर इनका डॉट ज़ीरो हो, और मैंने समझाया भी था कि ये देखिए यू डॉट वी वेक्टर है अगर, तो यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड cos थीटा है ना, परपेंडिकुलर का मतलब है कि एंगल 90 है, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा 90 डिग्री। cos 90 ज़ीरो के इक्वल है, ज़ीरो मल्टीप्लाई यू वी ज़ीरो ही आ जाएगा। तो यू डॉट वी तब ज़ीरो होता है अगर वो आपस में परपेंडिकुलर हो। तो सोल्यूशन में यहाँ मैं पहले पार्ट नंबर 1 करने लगा हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा कि गिवन यू वेक्टर और वी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर हैं सो यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर ये ज़ीरो के इक्वल है। अब यू वेक्टर किसके इक्वल है, ये है अल्फ़ा आई प्लस 3j प्लस के, तो वेक्टर की वजह से आई जे के, डॉट वी किसके इक्वल है, ये आई माइनस 2j प्लस अल्फ़ा के इक्वल ज़ीरो वैसे ही। अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई आई के साथ 1 है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा अल्फ़ा, और आई डॉट आई ये आ जाएगा 1 के इक्वल। 3 मल्टीप्लाई -2 ये आ जाएगा -6, और जे डॉट जे ये आ जाएगा 1। अब के साथ है 1, 1 मल्टीप्लाई अल्फ़ा तो वो आ जाएगा अल्फ़ा, और के डॉट के ये आ जाएगा 1 इक्वल 0। अब ये देखिए अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 अल्फ़ा, 6 1 टाइम 6, और अल्फ़ा 1 टाइम अल्फ़ा इक्वल 0। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा, -6 वैसे ही इक्वल 0। ये -6 इस तरफ आएगा तो +6, क्योंकि मैंने अल्फ़ा फाइंड करना है उसको एक तरफ रहने दूंगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 3 मैंने लिख दिया है, 2 डिवाइड होगा, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 3। इतना सा आसान इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, सेकंड पार्ट। इसमें भी वो कह रहा है कि गिवन है यू वी परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी मैं लिखूँगा गिवन यू वेक्टर वी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, कि अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है, स्पेलिंग कंप्लीट लिख लीजिएगा कि अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट फिर 0 के इक्वल है। अब यू ये वेक्टर है, वी ये वेक्टर है, इनकी वैल्यूज़ यू की जगह पे आ जाएगा अल्फ़ा आई प्लस 2 अल्फ़ा जे माइनस के, ये मैंने लिख लिया वेक्टर। डॉट वी वेक्टर तो ये है आई प्लस अल्फ़ा जे प्लस 3k, ये वेक्टर भी लिख लिया इक्वल 0। अब डॉट सेम वाले लेने हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई आई के साथ 1 है, अल्फ़ा 1 टाइम अल्फ़ा और आई डॉट आई 1k, प्लस 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा स्केयर, और जे डॉट जे 1k, -1 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा -3, और के डॉट के 1 इक्वल 0। अल्फ़ा 1 टाइम अल्फ़ा 2 अल्फ़ा स्केयर मल्टीप्लाई 1 ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा स्केयर, और -3 इक्वल 0। अरेंज कर लूँगा, पहले अल्फ़ा स्केयर वाला तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा स्केयर, फिर अल्फ़ा वाला, फिर -3, तो ये प्लस अल्फ़ा की पावर 1 और -3 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और मैट्रिक लेवल तक आप सीख कर आए हैं इसको सॉल्व करना, कि चाहे फैक्टराइजेशन कर ले, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले, चाहे कंप्लीटिंग द स्केयर कर ले, जो आपको आसान लगे। चलिए फैक्टराइजेशन अगर करूँ तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो भी रिवाइज हो जाएगा, कि इस कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा -6। अब फर्स्ट टर्म वैसे ही मैंने लिख ली है, और लास्ट टर्म वैसे लिख ली है। अब मिड टर्म को ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके -6 आए। तो ये देखें 3 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के साथ प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा, 3 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा वो आ जाएगा 1 अल्फ़ा, और 3 मल्टीप्लाई -2 ये आ गया -6।
मुझे उम्मीद है आपको फैक्टराइजेशन आती होगी। इन दोनों में से अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा तो बाकी रह जाएगा 2 अल्फ़ा, प्लस अल्फ़ा कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा 3। इन दोनों में से -1 कॉमन निकालूंगा तो ये वैसे ही 2 अल्फ़ा, माइनस कॉमन निकाल है तो साइन चेंज इक्वल 0। ये सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 3, बाकी रह जाएगा अल्फ़ा -1 इक्वल 0। अब ये दोनों ज़ीरो के इक्वल हैं तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 ये भी ज़ीरो के इक्वल है और अल्फ़ा -1 ये भी ज़ीरो के इक्वल है। 2 अल्फ़ा प्लस 3 इस तरफ आएगा -3 तो अल्फ़ा इक्वल -3 डिवाइडेड बाय 2, तो अल्फ़ा इक्वल -1 इस तरफ आएगा +1। तो ये देखिए अल्फ़ा की मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ये इसका आंसर है कि या ये वैल्यू है या ये वैल्यू है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द नंबर जी, कि जी जो है इसकी वैल्यू फाइंड करें सो डैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। अब वर्टिसेस असल में होते हैं कोने, कि एक ट्राइंगल है जिसके कोने ए बी सी ये दिए हुए हैं, इज आर राइट ट्राइंगल, और ये राइट ट्राइंगल है विद राइट एट सी। इस राइट एट सी का मतलब है, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रा की है। राइट एट सी का मतलब है कि सी वाला पॉइंट जहाँ पे है वहाँ पे 90 डिग्री है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री और वो पॉइंट सी पर है तो वो पॉइंट सी। बाकी पॉइंट क्या है, ए बी, इसको चाहे अब ए कह दें, इसको बी कह दें, या इसको ए इसको बी कह दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन सी इसको ही कहना है क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कह दिया हुआ है। अब वो कह रहा है जी की वैल्यू फाइंड करें। अब ये बेटा सुनिएगा, राइट ट्राइंगल कब होती है, जब उसने कह दिया ना कि ये राइट ट्राइंगल है, इसका मतलब है कि एंगल 90 डिग्री है। जब एंगल 90 डिग्री है तो फिर क्या है, पिछले एक चलो आपको अगर, तो ये देखें अगर 90 डिग्री है फिर क्या है कि इनका डॉट ज़ीरो के इक्वल है। बिल्कुल, तो ये देखें अगर ये ट्राइंगल है 90 डिग्री का एंगल है तो फिर इनकी दो साइडों का डॉट ज़ीरो के इक्वल है। यानी कि ये वाली साइड ए सी और ये वाली साइड बी सी कह लें या सी बी कह लें, इनका डॉट फिर ज़ीरो के इक्वल है। वजह क्या, क्योंकि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो मैं पॉइंट ए बी सी ये लिख लेता हूँ कि मेरे पास ए क्या है, ये देखिए ए है मेरे पास 3 0 -2, फिर बी क्या है मेरे पास 0 3 1, और सी मेरे पास क्या है 1 1 जी। ये डाटा गिवन था वो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो मेरे पास गिवन है, यहाँ मैं लिख दूंगा गिवन ए बी सी आर द वर्टिसेस, यानी कि ये कोने हैं आर वर्टिसेस ऑफ आ राइट ट्राइंगल, कि ये ए बी सी इस राइट ट्राइंगल के कोने हैं। तो फिर क्या है कि ए सी ये वाली साइड ये परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी के, बी सी इस साइड के। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर, में आपको बताया आगे कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए सी इसका डॉट बी सी इसके डॉट इक्वल 0। इसका रेफरेंस यूज़ करके मैंने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर वो राइट ट्राइंगल है तो वो आपस में परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट 0 के इक्वल है। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं पहले मैं ए सी फाइंड कर लूँगा, फिर मैं बी सी फाइंड करूँगा, फिर इनका डॉट लूँगा, तो मेरे पास देखिएगा जी की वैल्यू आ जाएगी। अब पहले मैं फाइंड करने लगा हूँ ए सी वैक्टर। अब ए सी क्या है, मैंने आपको 14.1 में सिखाया हुआ है कि जब ए सी कोई भी दो वेक्टर, इनका असल में डिस्टेंस होता है, ये होता है सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर। सेकंड सी में से ए को नेगेटिव करना है, तो ये देखें ये सी है ये ए है, तो 1 -3 तो ये आ जाएगा -2। यहाँ मैं लिख दूंगा -2। अब इसके साथ लिख लेता हूँ आई। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप इसके साथ ही ऐसे लिख लें कि असल में ए वेक्टर क्या है 3i प्लस 0j -2 के, बी वेक्टर मेरे पास क्या है 0i प्लस 3j प्लस 1 के, और सी वेक्टर मेरे पास क्या है 1i प्लस 1j प्लस जी के। ये मैंने यहाँ पे लिख ली है इनको वेक्टर्स की फॉर्म में। अब ओ सी माइनस ओ ए, तो ये देखें आई -3i ये मेरे पास क्या आ जाएगा -2i, फिर जे -0j तो वो वैसे ही आ जाएगा प्लस का जे, प्लस ये देखें z -2 तो देखें z के माइनस ये -2 के है वो मैंने वैसे लिख दिया -2 के, तो z के माइनस माइनस प्लस
2k, इनमें से k कॉमन आ रहा है तो z प्लस 2k आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा z प्लस 2k। बेटा परेशान ही होना, ये देखिए इसमें से ये नेगेटिव कर रहे हैं ना, तो z माइनस, और ये खुद भी बजाते खुद -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो z प्लस 2k। अब ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो गया है मैथ, अब ये छोटा छोटा आपको आता होगा। अब ये मैंने ए सी फाइंड कर ली है, अब मैंने क्या फाइंड करना है, बी सी। तो यहाँ मैं लिखूँगा अब बी सी, असल में ये क्या है, सेकंड ओ सी माइनस ओ बी। तो देखें सी में से बी नेगेटिव करूँगा तो आई -0 आई, तो वो आई ही आ जाएगा, यहाँ मैं लिख लूँगा। फिर जे -3j, तो 1 -3 वो आ जाएगा -2, तो यहाँ फिर मैं लिख दूँगा -2j। फिर है z -1 और k, तो यहाँ पे लिख दूँगा प्लस z -1 और इसके साथ k। ये मैंने बी सी भी फाइंड कर लिया है। अब क्या है, ये जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का है, यहाँ मैं लिख दूँगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। वो क्या है, ए सी डॉट बी सी। ए सी का आंसर ये आया है -2i प्लस जे, -2i प्लस जे और z प्लस 2k प्लस z प्लस 2k डॉट बी सी की वैल्यू ये आई है, वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा i -2j प्लस z -1k इक्वल 0 और i j k जो कि वेक्टर्स हैं। अब i वाला i से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डॉट है, -2 मल्टीप्लाई 1 ये आ जाएगा -2 और i डॉट i 1। फिर j के साथ है 1, 1 मल्टीप्लाई -2 ये आ जाएगा -2 और j डॉट j 1। फिर प्लस ये z प्लस 2 ये मल्टीप्लाई होगा z -1 के साथ, ये मैं लिख दिया z -1 और k डॉट k ये आ जाएगा 1 इक्वल 0। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। -2 1 टाइम -2 1 टाइम -2, अब ये मल्टीप्लाई होगा z मल्टीप्लाई z, ये आ जाएगा z स्केयर, z मल्टीप्लाई -1 माइनस जी, 2 मल्टीप्लाई जी तो ये आ जाएगा 2z और प्लस माइनस -2 1 टाइम वो आ जाएगा 2, तो -2 इक्वल 0। -2 ये आ जाएगा -6 प्लस जी स्केयर माइनस जी प्लस 2z ये आ जाएगा प्लस जी इक्वल 0। अरेंज कर लूँगा, पहले जी स्केयर बाद में जी फिर कांस्टेंट इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 मेथड है सॉल्व करने के, जो आपको आसान लगे आप वो कर लें। फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं, जी स्केयर -6 वैसे ही। तो मिड टर्म को ब्रेक करना है प्लस माइनस करके 1z और मल्टीप्लाई करके -6 आगे भी किया ये, तो ये आ जाएगा +3z -2z +3 -2 1 और 3 मल्टीप्लाई -2 वो -6। अब फर्स्ट 2 टर्म में से z कॉमन आ रहा है, z कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा z +3, तो ये आ जाएगा z +3। अब नेक्स्ट 2 टर्म में से -2 कॉमन आ रहा है, ये मैंने -2 कॉमन निकाला है, बाकी रह जाएगा z -2 कॉमन निकाला है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस और 2 3 टाइम्स 6 तो बाकी रह जाएगा z +3, ये आ जाएगा z +3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। ये सेम है, कॉमन आ जाएंगे, z +3 कॉमन आ गया, बाकी रह गया z -2 इक्वल 0। तो z +3 ये भी 0 के इक्वल है और z -2 ये भी 0 के इक्वल है। +3 इस तरफ आएगा, -3 -2 इस तरफ आएगा तो +2। ये z की वैल्यू आ गई है, यही वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ ए के हैट यूनिट वेक्टर एंड बी हैट आर यूनिट वेक्टर्स, के ये 2 यूनिट वेक्टर हैं। अब यूनिट वेक्टर का मतलब पता है क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर का मतलब है कि इनकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। तो पहले यहाँ तक अगर मैं डाटा लिखूँ तो सोल्यूशन में कि ए हैट की मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है और बी हैट इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हैं। एंड 2 थीटा इज़ द एंगल, और इनके दरमियान जो एंगल है वो है 2 थीटा। अब ये भी एंगल थीटा है तो इसको मैं थीटा 1 का नाम दे देता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसको वो कह रहा है 2 थीटा के इक्वल है। शो डैड कह रहा है साबित करें, क्या शो करना है कि साइन थीटा इक्वल है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए हैट माइनस बी हैट। ये मैंने शो करना है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो मैंने शो करना है, जो प्रूफ करना है, इसके लिए आसी में चलूँगा। तो ये देखें, ये प्रूफ करना है ना, चाहे यहाँ पे आप लिख दें
कि शो डैट, ये मैंने शो करना है। इसके लिहाज से यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए हैट माइनस बी हैट। प्रूफ के लिहाज से रट्टा नहीं लगाना, प्रूफ में जो करना उसके लिहाज से यहाँ मैंने लिया है मैग्नीट्यूड का स्केयर अगर मैं लूँ तो वो किसके इक्वल है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस है तो -2 ए वेक्टर ए हैट डॉट बी हैट। अब ये देखें ए हैट किसके इक्वल है 1 के और बी हैट किसके इक्वल है 1 के, तो ये आ जाएगा वो 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर -2 ए डॉट बी। इसका फार्मूला यहाँ अप्लाई करने लगो जो कि था क्या, मैं यहाँ बिल्कुल आपको बताऊँ। u डॉट वी किसके इक्वल था, u वेक्टर की मैग्नीट्यूड v वेक्टर की मैग्नीट्यूड फिर काज थीटा, थीटा है u और v के दरमियान एंगल। अब a डॉट b है तो ये आ जाएगा a हैट की मैग्नीट्यूड b हैट की मैग्नीट्यूड फिर काज थीटा, एंगल किसके दरमियान, a हैट और b हैट के दरमियान। और ये देखें गिवन है a हैट और b हैट के दरमियान एंगल कितना है 2 थीटा। अब उसने शर्त दे दी है कि इनके दरमियान एंगल जो सा 2 थीटा है तो यहाँ फिर मैं एंगल 2 थीटा लूँगा। वैसे तो देखिए एंगल थीटा ही लेते हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि ए हैट और बी हैट के दरमियान एंगल 2 थीटा है तो यहाँ मैं फिर 2 थीटा यूज़ करूँगा। 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1 तो यह आ जाएगा -2। ए हैट की मैग्नीट्यूड 1 है तो यहाँ भी आ जाएगा 1, बी हैट की मैग्नीट्यूड भी है 1 तो ये भी आ जाएगा 1 और काज 2 थीटा वैसे ही, और लेफ़्ट साइड पर वैसे ही ए हैट माइनस बी हैट का स्केयर। अब इससे नेक्स्ट लेफ्ट साइड पर वैसे ही ए हैट माइनस बी हैट की मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल 1 + 1 ये आ जाएगा 2 -2 1 टाइम 2 और काज 2 थीटा तो ये आ जाएगा 2 -2 काज 2 थीटा। अब इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा 1 माइनस काज 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज, ये 2 वैसे ही। अब आपने चैप्टर नंबर 10 जब किया है मैंने आपको समझाया है कि 1 माइनस काज 2 थीटा इसका क्या फार्मूला है, 1 माइनस काज 2 थीटा है 2 साइन स्केयर थीटा, ये फार्मूला है चैप्टर नंबर 10 में। वहाँ का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे यूज़ किया है। अब 2 टाइम 4 साइन स्केयर थीटा और लेफ़्ट साइड पर ए हैट माइनस बी हैट का स्केयर। अब ये 4 है, मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा होल स्केयर, क्योंकि 4 और साइन स्केयर इसका मैंने ऐसे लिख लिया है तो ए हैट माइनस बी हैट का स्केयर। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा तो यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट, कि मैं स्केयर रूट लेने लगा हूँ तो यह आ जाएगा स्केयर रूट ए हैट माइनस बी हैट की मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल स्केयर रूट 2 साइन थीटा का स्केयर। स्केयर स्केयर रूट से काट जाएगा तो यह आ जाएगा ए हैट माइनस बी हैट की मैग्नीट्यूड इक्वल 2 साइन थीटा। अब मैंने प्रूफ जो करना है उसमें देखे साइन थीटा एक तरफ है 2 उस तरफ है, 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा कि 1/2 ए हैट माइनस बी हैट की मैग्नीट्यूड इक्वल साइन थीटा। यही प्रूफ करना था लेकिन वहाँ साइन थीटा इस तरफ है और ये चीज़ उस तरफ है तो अरेंज कर लें, वैसे आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड इक्वल है ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड देन शो डैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। कह रहा है अगर ये आपस में इक्वल हैं तो बताएं क्या ये परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर 90 डिग्री कब होगा, अगर इनका डॉट ये मैं ज़ीरो के इक्वल प्रूफ कर दूं तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है। अब गिवन क्या है मेरे पास कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के। इनका मैं स्केयर लूँगा तो यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग स्केयर। जब स्केयर लिया है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर। और यहाँ फार्मूला ओपन करूँगा मैं, ए वेक्टर का स्केयर प्लस बी वेक्टर का स्केयर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल यहाँ पे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस है तो -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ये देखें सारी वैल्यूज़ मैं एक तरफ ही ले आता हूँ, ये आ जाएगा ए वेक्टर का स्केयर प्लस बी वेक्टर का स्केयर प्लस 2 ए डॉट बी वेक्टर, प्लस के इस तरफ आएगा तो माइनस ए वेक्टर का स्केयर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, माइनस है तो इस तरफ आएगा प्लस, ये भी प्लस का है तो इस तरफ आएगा माइनस, बाय मिस्टेक प्लस ही लिखा गया है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस
टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0। अब ये प्लस माइनस कैंसल 2 प्लस 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 और ए डॉट बी वेक्टर इक्वल 0। 4 मल्टीपल और इस तरफ आके डिवाइड, तो ए डॉट बी इक्वल 0। अब ये देखें डॉट 0 आ गया है, तो इसका मतलब है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, और यही मैंने प्रूव करना था कि आज ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो वो मैंने प्रूव कर दी है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसके दो पार्ट्स हैं। पहले मैं पार्ट 1 करने लगा हूँ, यहाँ मैं टिक भी कर देता हूँ और ये मैं लिख भी देता हूँ कि पार्ट नंबर 1 करने लगा हूँ। स्टेटमेंट है शो डैट द वेक्टर्स, कि एक ये वेक्टर दिया हुआ है, ये दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर, ये तीन वेक्टर कह रहा है साबित करो फॉर्म आ राइट ट्राइंगल, क्या ये राइट ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये देखिए बेटा, सुनिएगा ज़रा। राइट ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए दो शर्तें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी इन वेक्टर्स को। पहली शर्त ये है कि कोई भी दो वेक्टर्स को मैं जमा करूं, अगर वो तीसरे के इक्वल आ जाए, इसका मतलब है कि वो ट्राइंगल बना रहे हैं। दूसरी शर्त यह है कि कोई भी दो वेक्टर्स का मैं डॉट लूं, अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए, इसका मतलब है कि वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कोई दो वेक्टर्स को जमा करके देखूंगा क्या वो तीसरे के इक्वल है। तो सबसे पहले तो सोल्यूशन में मैं डाटा ही लिख लेता हूँ। यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ कि इनके मैं नेम रख लेता हूँ कि ए वेक्टर ये मेरे पास है 3i माइनस 2j प्लस के ये वेक्टर। फिर बी वेक्टर वो मैं लिख लेता हूँ i माइनस 3j प्लस 5k जे, बी वेक्टर भी लिख लिए। अब तीसरा मैं सी कह लेता हूँ जो कि है 2i प्लस जे वेक्टर और माइनस 4k, ये मैंने लिख दिया है। अब सबसे पहले पहली शर्त मैं क्या फाइंड करने लगूँ, कोई दो जमा करूँ तीसरी के इक्वल आ जाए। अगर मैं ए जमा बी करूँ तो 3 + 1 दे तो 4 बन जाएगा, मैंने 2 लाना है, तो मैं इन दोनों को ऐड नहीं करूँगा। थोड़ा सा ना ध्यान से करना है, समझ के करना है। फिर अगर देखें मैं बी जमा सी करूँ तो बी क्या है 1, आई के साथ 1 है और आई के साथ है 2, 1 + 2 वो आ जाएगा 3, यानी कि फिर तीसरे के इक्वल बन रही है। तो इसलिए मैंने बी और सी लिखा है। बी है i माइनस 3j प्लस 5k, फिर प्लस सी क्या है 2i प्लस जे और माइनस 4k। अब मैं अगर ऐड करूँ i प्लस 2i, ये आ जाएगा 3i माइनस 3j प्लस जे, ये आ जाएगा माइनस 2j, 5k माइनस 4k, तो ये आ जाएगा प्लस के। तो ये देखिए 3i माइनस 2j प्लस के किसके इक्वल है, ए के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि कोई दो साइडों को मैंने जमा किया है वो तीसरे के इक्वल आके, इसका मतलब है ये साइडें ट्राइंगल की हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा सो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये तो मैंने फाइंड कर लिया। अब मैंने देखना है क्या वो राइट ट्राइंगल है, उसके लिए कोई दो का डॉट लूँ जीरो के इक्वल आ जाए। तो ये देखें, चाहे आप रफ कर ले पहले या सॉल्व कर ले, चले मैं रफ करके देखता हूँ। अगर मैं ए डॉट बी लूँ तो 3 1 टाइम 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 वो आ जाएगा प्लस 6 और 1 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 5, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा। ए डॉट बी किया है मेरे पास नहीं आया। अब मैं बी डॉट सी अगर करूँ तो 1 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 2, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा माइनस 3, 5 मल्टीप्लाई माइनस 4 ये आ जाएगा माइनस 20, ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा। यानी कि ए बी भी करके देख लिया, बी सी भी करके देख लिए, अब ए सी करके देखता हूँ। ये देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 6, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा माइनस 2 और 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 वो आ जाएगा माइनस 4, ये ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट फिर ए डॉट सी ही लूँगा। ये सेपरेट माइंड में चाहे कर लें या अपनी शीट्स की दूसरी साइड पे कर लें, इससे आपका टाइम बचे तो जाएगी, टाइम बच जाएगा कि सारा करने की बजाय मुझे पता चला गया कि सिर्फ इससे ज़ीरो आ रहा है, तो मैं सिर्फ वही सॉल्व करूँगा, बाकी सॉल्व करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इनका मैं डॉट लेने लगा हूँ। ए क्या है 3i माइनस 2j प्लस के, तो यहाँ पे 3i माइनस 2j प्लस के ये लिख लिया है डॉट। सी क्या है 2i प्लस जे माइनस 4k, 2i प्लस जे माइनस 4k, इनका अगर मैं डॉट लूँ तो ये देखें आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6, आई डॉट आई ये आ जाएगा 1, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा माइनस 2, जे डॉट जे वो आ जाएगा 1 और 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 ये आ जाएगा माइनस 4 और के डॉट के ये आ जाएगा 1। 6 1 टाइम 6, 2 1 टाइम 2 और 4 1 टाइम 4 ये आ जाएगा 0। तो ये देखें
डॉट जीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल भी आ गया और ट्राइंगल ये भी आ गई। अगर ट्राइंगल भी हो 90 डिग्री का एंगल भी हो तो क्या है, वो राइट ट्राइंगल है। तो फिर सिंपल मैं यहाँ पे फिर लिख दूंगा, सिंस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये साइडें कौन सी है, फिर ये राइट ट्राइंगल की हैं। ये प्रूफ मैंने कर दिया, इतना इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट करने लगा हूँ, पार्ट नंबर 2। ये देखिए पॉइंट पी दिया हुआ है, पॉइंट क्यू दिया हुआ है, पॉइंट आर दिया हुआ है। फॉर्मर राइट ट्राइंगल, इसके लिए भी वो यही पूछ रहा है क्या ये राइट ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं। अब ये समझना बेटा ध्यान से, यहाँ पे उसने वेक्टर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये देखिए मिसाल के तौर पर मैं रैंडम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ, राइट ट्राइंगल, जो भी एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये इसके पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। असल में ये कार्नर इसके पॉइंट्स होते हैं और ये जो साइडें होती हैं ना, अब ए के सामने ये वेक्टर है, बी के सामने ये बी वेक्टर है और सी के सामने ये सी वेक्टर है। साइडें वेक्टर्स हैं और ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये इसके कोने हैं। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स से मैं ये साइडें फाइंड करूँगा, फिर मैं देखूंगा उनको दो को जमा करके क्या वो तीसरी की इक्वल है, फिर उसके बाद उसका डार्ट लूँगा। क्वेश्चन ज़रा लेंथी है लेकिन है बड़ा आसान। सबसे पहले मैं पॉइंट पी लिख लूँगा जो कि है 4 -1 2। पॉइंट क्यू है मेरे पास 1 3 -1। पॉइंट आर है मेरे पास -2 4 और 6। सबसे पहले इनकी मैं साइडें फाइंड करने लगा हूँ। पी क्यू आर है ना, तो ए बी सी की बजाय यह मैं लिख लेता हूँ पी, ये क्यू और यार सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब मैं ये साइड फाइंड करने लगा जो कि है पी क्यू। अगर तो पी क्यू क्या है, क्यू माइनस पी, मैंने बताया है सेकंड माइनस फर्स्ट होती है, ये है क्यू और ये पी। तो 1 -4 ये आ जाएगा -3, इसके साथ मैं लिख दूंगा आई। फिर नेक्स्ट है 3 माइनस और -1, क्योंकि 3 नेगेटिव का रहा हूँ ना, और ये -1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 ये मेरे पास आ जाएगा 4 जे, और -1 -2 ये आ जाएगा -3 के। चाहे आई जे के की फॉर्म में लिख लें, चाहे नेगेटिव करके ऐसे ही लिख दें, -3 4 -3, कोई इशू नहीं है। चाहे इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख दें, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन पार्ट 1 भी ये वेक्टर्स की फॉर्म में किया है, तो इसलिए मैं वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि आसानी हो सॉल्व करने में। अब पी क्यू फाइंड कर लिया, अब मैं क्या फाइंड करने लगा हूँ, ये वाली साइड जो कि है क्यू आर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्यू आर क्या है, आर में से क्यू नेगेटिव करना है, ये आर है इसमें से क्यू नेगेटिव करना है। तो -2 -1 ये आ जाएगा -3i। 4 -3 वो मेरे पास आ जाएगा 1j। 6 -1 क्योंकि नेगेटिव करना है और ये भी माइनस है कि 6 -1 वो आ जाएगा 7 प्लस का 7 इसके साथ j। क्यू आर भी फाइंड कर लिए। अब मैंने क्या फाइंड करना है, ये पी आर फाइंड करना है। यहाँ मैं लिख लूँगा पी आर क्या है, अगले में से पिछला नेगेटिव करना है कि आर में से पी नेगेटिव करना है, इसमें से ये नेगेटिव करना है। तो -2 -4 ये आ जाएगा -6i। 4 -1 तो वो आ जाएगा प्लस का 5j, और 6 -2 वो आ जाएगा प्लस का 4k। ये मैंने आई जे के की फॉर्म में इनकी साइडें फाइंड कर ली हुई हैं। अब मैं क्या करूँगा, कोई भी दो को जमा करूँगा, देखूँगा क्या वो तीसरे के इक्वल है। तो ये देखिए अगर इसमें मैं ये ऐड करूँ -3 वो फिर -6 आ जाएगी। तो फिर इस लिहाज से मैं यहाँ लिखूँगा पी क्यू प्लस क्यू आर के इन साइडों को मैं जमा करने लगूँ। पी क्यू क्या है, ये है -3i प्लस 4j -3k। फिर प्लस क्यू आर क्या है, ये वाली, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया है, तो माइनस है इसके स्टार्ट में, तो मैं माइनस लिख लेता हूँ -3i प्लस जे प्लस 7k। देखिए जे के बाद के आता है, बाय मिस्टेक मुझसे जे लिखा गया है तो यहाँ पर के कर लें। अब -3i -3i ये आ जाएगा -6i। 4j प्लस जे ये आ जाएगा 5j। -3k प्लस 7k वो आ जाएगा 4k। तो ये देखें -6 + 5 + 4 -6 + 5 + 4 जो कि पी आर के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दूंगा फिर पी आर के इक्वल है ये क्या, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, ये तीसरी साइड के इक्वल आ गया है। अगर तीसरी साइड के इक्वल आ जाए
तो फिर मतलब वो साइडें जौन सी हैं वो पॉइंट्स वो ट्राइंगल के हैं। तो यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा हिंस पी क्यू आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैंने क्या फाइंड करना है कि वो राइट ट्राइंगल है या नहीं। तो पहले मैं इनका डार्ट दे के देखूंगा। तो मैंने डार्ट लिया है -3, इनको मैंने डार्ट देंगे, तीनों देखे हैं तो कोई भी ज़ीरो नहीं आ रहा। अगर कोई भी ज़ीरो के इक्वल ना आ रहा हो तो वो तीनों डार्ट जोन से हैं वो सोल्यूशन में लिखने होते हैं। तो पहले मैं पी क्यू का क्यू आर से डार्ट लेने लगा हूँ। तो ये देखें पी क्यू डॉट क्यू आर, पहले मैं इनका डार्ट लेने लगूँ। पी क्यू की वैल्यू क्या है -3i+4j -3k, -3i+4j -3k डॉट क्यू आर ये है -3 1 और 7 -3i+1j +7k। अब मैं आई वाले को आई और जे वाले को जे और के वाले को के से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये देखिए -3 मल्टीप्लाई -3 ये आ जाएगा 9 और आई डॉट आई वो 1 के इक्वल होता है। फिर 4 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 4 और -3 मल्टीप्लाई 7 वो आ जाएगा -21। अब 9 + 4 13, 13 -21 वो आ जाएगा -8, ज़ीरो के इक्वल नहीं आया। अब मैं दूसरा लूँगा पी क्यू को क्यू आर से कर लिए। अब पी क्यू को पी आर से मल्टीप्लाई करूँगा कि पी क्यू डॉट पी आर। तो ये देखिए पी क्यू किसके इक्वल है, ये है -3 4 -1 -3i+4j -3k डॉट पी आर ये है -6 5 और 4 -6i+5j +4k। इनका डार्ट तो ये देखें -3 मल्टीप्लाई -6 ये आ जाएगा 18, आई डॉट आई 1 के इक्वल +4 5 टाइम 20 और -3 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा -12, 12 + 20 48, 48 -12 तो ये आ जाएगा 26। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 26, ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आया। अब मैं क्या फाइंड करूँगा कि क्यू आर को पी आर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ मैं अब लिखूँगा क्यू आर डॉट पी आर। क्यू आर किसके इक्वल है, ये है -3 1 और 7 -3i+1j +7k डॉट पी आर ये है -6 5 और 4 -6i+5j +4k। तो -3 मल्टीप्लाई -6 ये आ जाएगा 18, 1 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 5 और 7 4 टाइम वो आ जाएगा 3। ये मैंने लिख लिया। इनको जब आपस में ऐड करेंगे ये आ जाएगा 51, ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आया। अब कोई भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आया तो पी क्यू आर जोन से हैं ये पॉइंट्स राइट ट्राइंगल के नहीं है। यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा हिंस पॉइंट पी पॉइंट क्यू और पॉइंट आर इज़ नॉट राइट ट्राइंगल के ये राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स नहीं है। यही चीज़ फाइंड करनी थी। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव डैट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह की एक एग्जाम्पल भी है पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन में वो दे देता है कॉज के लिहाज से, अगले एक्सरसाइज में साइन के लिहाज से है। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला था। अब वो कह रहा है वेक्टर्स के लिहाज से इसको प्रूव करें। अब ये है बड़ा आसान, क्योंकि अल्फ़ा बीटा आया है गैमा नहीं है तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही लूँगा, जी एक्सिस नहीं लूँगा। मिसाल के तौर पर देखिए ये है मेरे पास एक्स एक्सिस और ये मेरे पास आ गया है मिसाल के तौर पर वाई एक्सिस और ये है मेरे पास सेंटर यानी कि ओरिजिन। अब अल्फ़ा है और बीटा है यानी कि दो एक्सिस आएंगे। तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास एक एक्सिस है और यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ ये ए वाला और यहाँ पर एक मैंने एक्सिस लिया है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये है पॉइंट बी। अब ज़ाहिर सी बात है इनके दरमियान एंगल भी होगा तो मैं कह देता हूँ कि ये वाला जौन सा मेरे पास एंगल वो है अल्फ़ा का और दूसरा एंगल बीटा का है तो वो नीचे की तरफ मैंने लिया है। अब ये देखें जो भी एंगल आते हैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव होते हैं नीचे की तरफ नेगेटिव, तो इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास माइनस बीटा। अब ऊपर की तरफ जाएं तो पॉजिटिव होता है ना, तो ये देखिए यहाँ से जब मैं ऊपर की तरफ गया हूँ तो फिर मेरे पास क्या एंगल आया है अल्फ़ा प्लस बीटा। आप ये नहीं अब कह सकते कि सर अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा। देखिए जब मैं नीचे की तरफ आऊँगा फिर माइनस बीटा है, लेकिन जब मैं यहाँ से ऊपर की तरफ गया हूँ तो एंगल सारे फिर पॉजिटिव होते हैं, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा।
तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान से रखना है। अब ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेपर में, आप ये डायग्राम भी साथ बनाइएगा, ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसको आइडिया होगा कि अल्फ़ा बीटा एंगल कौन से हैं। अब यहाँ पे लिखने की बजाय इनके मैं पॉइंट्स भी लिख लेता हूँ। पहला पॉइंट होता है एक्स, दूसरा पॉइंट होता है वाई। तो ए के लिहाज से एंगल अल्फ़ा है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा ये मेरे पास है पॉइंट काज अल्फ़ा, और दूसरा है मेरे पास पॉइंट साइन अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा के लिहाज से है ए। अब बीटा के लिहाज से क्या है, माइनस बी, तो बीटा के लिहाज से मैं पॉइंट कौन से लिखूँगा, काज माइनस बीटा, और साइन इसके साथ भी एंगल माइनस बीटा है तो माइनस बीटा आ जाएगा। अब यहाँ मैं लिखूँगा कि लेट ओ ए, एक ये वाला वेक्टर और दूसरा वेक्टर ओ बी आर यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो ए ओ ए इसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, और ओ बी इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल है। वैसे मैं आपको समझाऊँ, रेज कर दूंगा मैं 1 के इक्वल कैसे। तो मैग्नीट्यूड क्या आती है कि आई वाले के साथ का स्केयर, ये देखें ये काज अल्फ़ा, असल में ये आई है तो ये आ जाएगा काज स्केयर अल्फ़ा। दूसरा क्या है, साइन स्केयर अल्फ़ा, तो साइन स्केयर अल्फ़ा, ये मैंने मैग्नीट्यूड ली है। कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा, ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 के इक्वल, तो 1 का स्केयर रूट 1 के इक्वल ही होता है। तो ओ ए 1 कैसे बना है वो मैंने आपको ये सॉल्व करके भी दिखा दिया। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिखते, ना भी लिखे कोई इशू नहीं है। जब ये बात कर दी ना यूनिट वेक्टर, तो फिर ये 1 के इक्वल आ गया है, ठीक है। अब मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ कि ओ ए, ये मेरे पास इसके पॉइंट्स क्या है, ये है मेरे पास पॉइंट के कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे। अब ओ बी के पॉइंट, तो यहाँ मैं लिखूँगा ओ बी के पॉइंट्स क्या है मेरे पास, कॉज माइनस बीटा आई प्लस साइन माइनस बीटा जे। अब आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 10 में, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कॉज जौन सा है ये इवन फंक्शन है, यानी कि ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉज बीटा आई, और साइन जौन सा है ये ऑड फंक्शन है, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है। तो नेगेटिव बाहर आके ये आ जाएगा माइनस साइन बीटा जे। ये कॉन्सेप्ट दोबारा सुन ले कि कॉज इवन फंक्शन है, नेगेटिव को ख़त्म कर देगा, और साइन ऑड फंक्शन है, नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पे ये मेरे पास ओ ए भी आ गया है, ओ बी भी आ गया है, और इसके साथ मैं ये भी लिख दूँगा कि मेजरमेंट एंगल बी ओ ए ये मेरे पास इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा के। ये डायग्राम एक साइड पे और यहाँ पर ये डाटा। अब इसके लिहाज से देखिए मैंने क्या फाइंड करना है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये जो मेरे पास वेक्टर आए हैं ना ओ ए और ओ बी, इनका मैं डॉट लेने लगा हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा फिर कि ओ ए वेक्टर डॉट ओ बी वेक्टर। अब ओ ए क्या है मेरे पास, ओ ए ये है कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे। तो यहाँ मैं लिख लूँगा ब्रैकेट में कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे डॉट ओ बी मेरे पास क्या है, ये है ओ बी कॉज बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। तो ये है कॉज बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। अब ये देखिए ओ ए डॉट ओ बी, डॉट वाला फार्मूला जो कि कितनी दफ़े मैंने करवाया है, u डॉट वी किसके इक्वल है, u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड और cos थीटा। अब यहाँ पे डॉट वाला फार्मूला तो ये आ जाएगा ओ ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसके साथ ओ बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और cos ए बी के दरमियान एंगल। तो ये देखें ये ए और बी के दरमियान एंगल कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे मैंने एंगल थीटा नहीं लिखना, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना है, क्योंकि मैं ए और बी के दरमियान एंगल लेने लगा हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। ये चीज़ आपने ध्यान से करनी है, मैंने एंगल आपको समझा दिया कैसे। अब देखिए आई वाला आई वाले के साथ आएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, आई डॉट आई वो 1 के इक्वल हो जाता है, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और जे डॉट जे वो 1 के इक्वल होता है। अब ओ ए की मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के इक्वल, ओ बी की मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के इक्वल, क्योंकि यूनिट वेक्टर हैं। तो फिर इनकी जगह पे आ जाएगा 1, इसकी जगह पे आ जाएगा 1, और काज ये वैसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल ये वैसे ही कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। बड़े आसान अंदाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और बड़ा ही आसान है क्वेश्चन। अब 1 मल्टीप्लाई 1 वो 1 ही होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये चीज़ें नहीं लिखनी, बाकी इसको वैसे लिख देना है,
और देखें वही प्रूफ करना था। ये देखिए आपके सामने जो प्रूफ करना था वो कर दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। इसके 4 पार्ट है टोटल। कह रहा है प्रूव डैट इन एनी ट्राइंगल, कह रहा है कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, वो राइट ट्राइंगल भी हो सकती है और राइट ट्राइंगल नहीं भी हो सकती। इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट प्रूफ करने हैं। अभी इस जैसी एग्जाम्पल भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भी इस तरह के पार्ट्स करवाए हुए हैं। सबसे पहले इसका मैं पार्ट नंबर 1 करने लगा हूँ। यहाँ मैं टिक कर देता हूँ किसको करने लगा हूँ मैं। अब इससे भी पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा जो कि ये चारों क्वेश्चन में यूज़ होना है। अब ये देखिए मिसाल के तौर पर ये बेटा मैंने एक ट्राइंगल ड्रा किया। उसने कहा कोई भी ट्राइंगल हो सकती है, राइट ट्राइंगल भी हो सकती है और राइट ट्राइंगल नहीं भी हो सकती। मैंने एक सिंपल ट्राइंगल ड्रा कर ली है। अब इस पॉइंट को मैं कह दूंगा ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। अब ए के अंदर वाला एंगल ए है, इसके अंदर वाला एंगल बी है और इसके अंदर वाला एंगल सी है। अब ये वाली जो लाइन है इसको मैं आगे की तरफ बढ़ा दूँ। देखिए बी को मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये है पॉइंट बी। इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ, एक लाइन का एंगल कितना होता है आपने जल्दी से बता दिया होगा 180। तो ये फिर बाहर वाला एंगल फिर कितना होगा, टोटल एंगल। ये देखिए टोटल एंगल है 180। अगर 180 से मैं बी नेगेटिव कर दूं तो फिर ये वाला मेरे पास एंगल आ जाएगा 180 माइनस बी। 180 की जगह मैं लिख लेता हूँ पाई माइनस बी, चाहे 180 माइनस बी भी लिख दें कोई इशू नहीं है। अब ये वाली जो लाइन है इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, अंदर वाला एंगल है सी, तो ये बाहर वाला एंगल कितना आ जाएगा, पाई माइनस सी। कॉन्सेप्ट ये वाला ही जो आगे यूज़ किया है। अब अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊँ, ये एंगल कितना है ए, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस ए। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो समझिए पूरा क्वेश्चन समझ आ गया। अब सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा वी नो डैट, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल है ना, तो मैंने आगे आपको बताया भी कि जब ट्राइंगल हो इसकी साइडों का सम 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा वी नो डैट, कि हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं इसकी साइडों का सम 0 के इक्वल है। तो ये देखिए ये ए वाला पॉइंट है, इसके सामने वाली साइड ए वेक्टर होगा, बी वाला पॉइंट इसके सामने वाली साइड बी वेक्टर, सी वाला पॉइंट इसके सामने वाली साइड सी वेक्टर। तो इन वी नो डैट कि ये ट्राइंगल है अगर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर फिर ये 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ तक जो बेटा मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं ना, ये सारे कॉन्सेप्ट इन चारों क्वेश्चन में यूज़ होने हैं। अगर पेपर में सिर्फ पहला पार्ट आ जाए तो फिर यहाँ ये डायग्राम और ये दोनों लाइनें आपने लिखनी है। दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये इतना आपको लिखना ही पड़ना है। अब इससे नेक्स्ट देखिए अगर मेरे पास ये पार्ट आया है बी वाला पॉइंट है ना, तो मैं बी वेक्टर को यहाँ पे रहने दूंगा, बाकी उस तरफ ये प्लस ए है इस तरफ आएगा, माइनस ए प्लस सी है इस तरफ आएगा, तो माइनस का सी वेक्टर। अब बी वेक्टर मेरे पास आ गया है। मैं इसी के साथ डॉट ले लूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा टेक डॉट प्रोडक्ट विद बी, कि बी के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट लेने लगा हूँ। तो ये देखें बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये वाला वैसे ही इक्वल बी वेक्टर डॉट ये ब्रैकेट में माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब बी डॉट बी असल में ये क्या हो गया है, बी का स्केयर, बी वेक्टर का स्केयर इक्वल बी डॉट ए, वैसे ही आ जाएगा बी डॉट ए, ये माइनस है वो स्टार्ट में आ गया। अब ये माइनस वैसे ही, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, कि इसका मैंने इसे भी डॉट ले लिया और इसका इसके साथ भी डॉट ले लिया है। अब ये बी का स्केयर वो वैसे ही आ जाएगा बी का स्केयर इक्वल, अब ये देखें माइनस बी डॉट ए है तो ये माइनस वैसे ही बी डॉट ए, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर ए वेक्टर और कॉज। अब कॉज देखिए थीटा नहीं आएगा, बी और ए के दरमियान एंगल, ये बी है ये ए है, तो इनके दरमियान एंगल क्या है, ये पाई माइनस सी, तो यहाँ पर पाई माइनस सी आएगा, थीटा नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट था असल में। अब है माइनस बी सी, तो ये देखिए माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर और कॉज बी और सी के दरमियान एंगल है पाई माइनस ए, तो यहाँ पे एंगल फिर पाई माइनस ए आएगा। ये बेटा ध्यान से करना है। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए बी वेक्टर ए वेक्टर वैसे ही कॉज पाई माइनस सी। अब ये देखिए समझिएगा बेटा, ये असल में होता है 0, ये होता है 90, ये 180, 180 इसकी इक्वल होता है पाई के। अब ये है पाई माइनस सी, कि यहाँ पे पाई है, पाई माइनस सी पाई से थोड़ा सा पीछे है,
यानी कि कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं चैप्टर नंबर 10 में मैंने डिटेल से समझाया था। ऑल स्टूडेंट टेक केयर, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे स्टूडेंट यानी कि साइन वाला पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। तो यहाँ पे तो काज नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, वहाँ पे काज नेगेटिव है। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा माइनस काज, और ये एंगल सी वैसे ही। ये देखिए दोबारा करते हैं, ये देखिए कॉज पाई माइनस ए, ये है पाई माइनस ए, पाई से थोड़ा सा पीछे यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। और वहाँ पे साइन और इसका उल्ट कोसेकेंट वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, कॉज भी नेगेटिव। इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और ये आ जाएगा कॉज, और ये एंगल ए वैसे ही और ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस, बी ए कॉज सी, ये बी ए वेक्टर और यहाँ पे बी स्क्वायर वैसे ही वेक्टर का, इक्वल माइनस माइनस प्लस बी सी वैसे ही कॉज ए। इन दोनों में से अब क्या कॉमन आ रहा है, बी वेक्टर कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया। बाकी रह गया है ए वेक्टर कॉज सी प्लस सी वेक्टर कॉज ए, और यहाँ पे बी वेक्टर का स्केयर, ये मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या रह जाएगा, बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर कॉज सी प्लस सी वेक्टर और कॉज ए। तो ये देखिए पार्ट 1 यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ कर दिया हुआ है। सिर्फ क्या है, यहाँ पे सी वाला पहले है और ए वाला बाद में, आप ऐसे कर लें, सी वाला पहले सी कॉज ए प्लस ए कॉज सी, ये इसका आंसर। वीडियो चाहे लेंथ ही हो रही है लेकिन चीज़ें समझने वाली हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, या मैं लिख दूंगा पार्ट नंबर 2। यहाँ पे करने की बजाय मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, इतना सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। यानी कि जो मैंने रेड कलर में लिखा है ना, ये तो इन चारों पार्ट्स के लिए आना ही आना है, बाकी सारा मैं रेज करके यहाँ ही समझा देता हूँ। ये देखे अब इसका मैं पार्ट नंबर 2 करने लगा हूँ, ये वाला, ये भी आपने लिखना है, ये भी आपने लिखना है, और ये समझा दिया हुआ मैंने। अब मैंने क्या फाइंड करना है, सी। तो मैं सी वेक्टर को यहाँ पे रहने दूंगा, इक्वल प्लस का ए है तो माइनस का ए वेक्टर, प्लस का बी है तो माइनस का बी वेक्टर। अब सी है तो सी के साथ डॉट ले लूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा टेक डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर। तो ये देखिए सी डॉट सी वेक्टर इक्वल सी वेक्टर डॉट ब्रैकेट में माइनस ए और माइनस बी। अब सी डॉट सी, तो ये तो मेरे पास आ जाएगा सी वेक्टर का स्केयर इक्वल सी डॉट ए, ये आ जाएगा सी डॉट ए वेक्टर, ये माइनस ए है तो उस माइनस को मैंने स्टार्ट में लिख दिया है। फिर माइनस सी डॉट बी, माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ये देखें सी वेक्टर का स्केयर वैसे ही माइनस वैसे ही सी डॉट ए, जो कि है सी ए और काज, सी और ए के दरमियान एंगल, ये देखिए ये सी है और ये ए है, इनके दरमियान एंगल क्या है, पाई माइनस बी। तो ये यहाँ पे एंगल आ जाएगा पाई माइनस बी, माइनस ये सी और बी वैसे ही कॉज सी और बी के दरमियान एंगल कितना है, ये सी है और ये बी है, इनके दरमियान एंगल है पाई माइनस ए। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस ए। अब सी वेक्टर का स्केयर इक्वल माइनस सी ए कॉज वैसे ही, चले ये देखिए पाई माइनस बी, ये है पाई माइनस बी, नेगेटिव करूँगा तो पिछले क्वाड्रेंट में यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, काज नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये माइनस का काज और ये एंगल बी है, ये बी ही आ जाएगा। ये देखिए पाई माइनस बी, बी कैपिटल है, बाय मिस्टेक मुझसे स्मॉल लिखा गया है, यहाँ बी बड़ा आएगा। फिर माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस सी वेक्टर बी वेक्टर और काज पाई माइनस ए, पाई माइनस ए यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और यहाँ पर भी काज नेगेटिव है, तो ये माइनस का और एंगल ए है वो वैसे ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर और ये काज बी, माइनस माइनस प्लस सी वेक्टर बी वेक्टर और ये काज ए, और यहाँ पे सी वेक्टर का स्केयर वैसे ही। इनमें से सी वेक्टर कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा ए वेक्टर कॉज बी प्लस बी वेक्टर कॉज ए ब्रैकेट क्लोज। ये सी मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड होगा तो सी स्केयर सिंगल सी में रह जाएगा और बाकी रह जाएगा ए वेक्टर कॉज बी प्लस बी वेक्टर कॉज ए। तो ये देखें यही प्रूफ करना था और प्रूफ कर दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट, इसी में सॉल्व करवा देता हूँ, ये मैं रेज करके। बाकी ये देखिए अब मैं तीसरा पार्ट करने लगा हूँ, यह मैं लिख दूँगा पार्ट नंबर 3। ये सारा डाटा वैसे ही
अब बी है तो यहाँ पे मैं बी वेक्टर रहने दूंगा, बाकी ये प्लस का ए है इस तरफ आएगा, माइनस का ए वेक्टर, प्लस का सी है इस तरफ आएगा तो माइनस का सी वेक्टर। अब ये देखिए बी का स्केयर है तो मतलब मैंने बी के साथ डॉट लेना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल बी वेक्टर डॉट ये माइनस ए और ये माइनस सी वेक्टर वैसे ही आ गए। अब यहाँ पे बी डॉट बी, तो ये तो मेरे पास आ गया बी वेक्टर का स्केयर इक्वल। अब यहाँ पे मैं डॉट नहीं लूँगा, मैं क्या करूँगा यहाँ पे बी की ये वैल्यू यूज़ कर लूँगा, इसको मैं कह दूँगा इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ में मैं लिखूँगा यूज़ इक्वेशन 1 कि बी वेक्टर किसके इक्वल है, बी वेक्टर इक्वल है माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और ये वैसे ही माइनस ए, ये डॉट है अंदर डॉट, वैसे ही माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। बेटा समझिएगा मैंने डॉट नहीं लिया क्योंकि अब एक एंगल है, डबल एंगल हो फिर डॉट लेते हैं, सिंगल एंगल हो फिर वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी जो वैल्यू निकाली थी इसी वैल्यू को इसकी जगह पे देखें मैंने पुट कर दिया है। अब इन दोनों में से भी नेगेटिव कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से भी नेगेटिव कॉमन आ रहा है, या ऐसे कर लें कि पहले माइनस ए माइनस सी, ये भी पावर 1 है ये भी पावर 1 है, तो मैं पावर 2 ले लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ माइनस ए माइनस सी का स्केयर और लेफ़्ट साइड पर ये बी वेक्टर का स्केयर वैसे ही। अब इनमें से नेगेटिव कॉमन आ रहा है, जब नेगेटिव कॉमन निकालूंगा बाकी रह जाएगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्केयर, स्केयर नेगेटिव को ख़त्म कर देता है, तो ये तो मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव, और ये ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्केयर और लेफ़्ट साइड पर बी वेक्टर का स्केयर। अब मैं स्केयर वाला फार्मूला अगर ओपन करूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास ए वेक्टर का स्केयर प्लस सी वेक्टर का स्केयर, सेंटर में प्लस है तो +2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब ये ए वेक्टर का स्केयर प्लस सी वेक्टर का स्केयर +2 ए डॉट सी, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर सी वेक्टर। अब ये देखिए ए सी, ये ए है और ये सी है, इनके दरमियान एंगल कितना है पाई माइनस बी, तो ये आ जाएगा कॉज पाई माइनस बी। ये वैसे ही ए का स्केयर प्लस सी का स्केयर +2 ए वेक्टर सी वेक्टर वैसे ही कॉज पाई माइनस बी। ये देखें ये पाई है, पाई से कुछ नेगेटिव करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में और यहाँ पे कॉज नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉज एंगल बी है, तो ये बी आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ये आ जाएगा ए वेक्टर का स्केयर प्लस सी वेक्टर का स्केयर प्लस माइनस -2 ए वेक्टर सी वेक्टर और ये कॉज बी वैसे ही, और लेफ़्ट साइड पर बी वेक्टर का स्केयर। तो ये देखे वही प्रूफ हो गया जो मैंने प्रूफ करना था, आपके सामने है। वहाँ पे सी पहले है ए बाद में है, तो सी स्केयर को पहले कर लें ए स्केयर को बाद में कर ले, तो -2 ए सी कॉज बी वैसे ही ये प्रूफ कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला पार्ट वो भी इसी में सॉल्व करवा दूंगा। सारा डाटा ये रेड वाला है ये सब के लिए सेम है, बाकी जो चेंजिंग होगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इससे नेक्स्ट मैं इसका पार्ट नंबर 4 करने लगा हूँ। वो क्या है अब सी वाला, तो मैं सी वेक्टर को यहाँ पे रहने दूंगा, बाकी उस तरफ प्लस का ए है तो माइनस ए वेक्टर, प्लस का बी है तो माइनस बी वेक्टर, इसको मैं कह दूंगा क्वेश्चन नंबर 1। अब मैंने सी का स्केल लेना है ना, तो यहाँ मैं सी के साथ ही डॉट ले लूँगा कि टेकिंग डॉट विद किसके साथ वेक्टर सी से, तो ये सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल सी वेक्टर डॉट ये वैसे ही माइनस ए माइनस बी। यहाँ मैं यूज़ कर लूँगा यूज़ इक्वेशन 1 कि इस सी की जगह पर ये वैल्यूज़ जो कि है माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट वैसे ही, और ये माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और लेफ़्ट साइड पर सी डॉट सी या जाएगा सी वेक्टर का स्केयर। अब इसकी पावर भी 1 है इसकी पावर भी 1 है, ये सेम है, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्केयर, और लेफ़्ट साइड पर ये सी है तो वो आ जाएगा सी वेक्टर का स्केयर। सी वेक्टर का स्केयर इक्वल इनमें से नेगेटिव कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये होल स्केयर वैसे ही। स्केयर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्केयर वैसे ही। अब वेक्टर्स में स्केयर वाला फार्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा ए का स्केयर फर्स्ट वाले वेक्टर का स्केयर प्लस सेकंड वाले वेक्टर का स्केयर +2 और ये दोनों वेक्टर्स का डॉट के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ए का स्केयर वैसे ही प्लस बी वेक्टर का स्केयर वैसे ही +2
ए डॉट बी जो कि है ए वेक्टर बी वेक्टर और काज ए और बी के दरमियान एंगल। तो ये देखिए ए और बी के दरमियान एंगल क्या है, पाई माइनस सी। तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर पाई माइनस सी। सिर्फ ये एंगल लिखना काम है, जिसको समझ आ गई एंगल की ये क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। ये ए वेक्टर का स्केयर प्लस बी वेक्टर का स्केयर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉज। तो ये देखें पाई माइनस सी, पाई से कुछ नेगेटिव हो रहा है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और वहाँ पर काज नेगेटिव है। ये सी एंगल है तो सी वैसे ही आ जाएगा। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस माइनस माइनस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर और काज सी, और लेफ़्ट साइड पर ये सी वेक्टर का स्केयर। यही प्रूफ करना था, देखिए आपके सामने है और वो प्रूफ कर दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी स्टेटमेंट है शो डैट फॉर एनी वेक्टर्स ए एंड बी, कि अगर ए और बी कोई भी वेक्टर्स हैं तो वो कह रहे हैं ये शो करे। ये अगर सही नज़र नहीं आ रहा है इसको मैं यहाँ पे अगेन लिख लेता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सोल्यूशन में जैसे उसने कहा हुआ है कि ए और बी कोई भी वेक्टर्स हैं, तो ये देखिए सबसे पहले मैं कह लेता हूँ कि ए वेक्टर ये इक्वल है अपने ही वेक्टर, क्योंकि अगर मैं कोई भी नंबर वैसे भी देखे तो 3 इक्वल है 3 के, 4 इक्वल है 4 के, अगर वेक्टर्स में लिख दे वो भी इक्वल है। अब जो प्रूफ करना ना उसमें ए के साथ बी भी है, तो ये देखिए मैं क्या करने लगा हूँ कि ए वेक्टर इक्वल यहाँ पे मैं प्लस बी भी करने लगा हूँ और माइनस बी भी। सी डी क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि जो प्रूफ करना उसमें बी है तो मैंने बी किया है। अब इससे नेक्स्ट ये ए वेक्टर, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, ये इक्वल है। अब ये देखिए जब इसको मैं सेपरेट करूँगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको मैंने सेपरेट कर दिया है, और प्लस माइनस बी वेक्टर को सेपरेट कर दिया। ये देखिए प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो इसको मैंने अंदर इसलिए रखा है क्योंकि आगे स्टेप में आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों किया है, परेशानी होना आपने। अब जब भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करते हैं तो वो इक्वल की बजाय ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि अब ये लेस देन हो गया है इससे, क्योंकि यहाँ पे एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, यहाँ पे 2 एब्सोल्यूट वैल्यू हैं। तो फिर इस लिहाज से ये ए वेक्टर लेस देन इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन के लिहाज से। और वैसे भी मैग्नीट्यूड देखी जाए, अगर इस सिंबल को आप मैग्नीट्यूड समझे तो मैग्नीट्यूड भी हमेशा पॉजिटिव आती है। अगर आप मार्ड समझे उसका सिंबल भी ये होता है तो वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आप नॉर्म समझे नॉर्म भी हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इस सिंबल को बड़े नाम है नॉर्म, मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू, मैग्नीट्यूड, तो जो मर्जी देखें वो नेगेटिव को पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करते हैं। अब ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लेस देन इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास एक नंबर 1। अब ये पहले मैंने ए के लिहाज से किया है, अब मैं इसी तरह इसी स्टेप से करूँगा बी के लिहाज से। तो यहाँ मैं अगर कहूँ कि बी वेक्टर ये इक्वल है बी वेक्टर के, यहाँ मैं ए लिया था तो बी को जमा किया है, यहाँ मैं बी को लिया है तो ए को मैं ऐड कर दूंगा। ये देखिए बी वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर वैसे ही प्लस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब बी वेक्टर तो ये देखें इनको अब मैं सेपरेट कर दूंगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर और प्लस माइनस ए वेक्टर, और जब ये सेपरेट किया है तो ये साइड ग्रेटर हो गई है। इससे नेक्स्ट स्टेप ये बी वेक्टर वैसे ही लेस देन इक्वल अरेंज कर लूँगा, पहले ए बाद में बी, प्लस नेगेटिव को पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर देगा ये ए वेक्टर। ये पॉजिटिव का इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का, तो ये देखें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लेस देन इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं अरेंज कर लूँगा, पहले ए लिख लेता हूँ बाद में बी वाला, तो ए वाले के साथ नेगेटिव है तो ये आ जाएगा माइनस का ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर लेस देन इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर नेगेटिव मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाएगा ए वेक्टर, नेगेटिव कॉमन निकाले तो साइन चेंज होंगे, ये आ जाएगा बी वेक्टर लेस देन इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये देखिए मैंने लिख लिया है। करने से पहले ना यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने लगूँ बेटा, ये देखिएगा। अगर मैं कहूँ कि x ये लेस देन इक्वल है के, और मैं ये भी कहूँ कि माइनस एक्स
ये भी लेस देन इक्वल है के। तो सिंपल फिर मैं ये लिख सकता हूँ ना कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू ये लेस देन इक्वल है के क्योंकि पॉजिटिव भी छोटी है के नेगेटिव भी छोटी है के से। तो इसका मतलब है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो छोटी है के क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, उसकी डेफिनेशन आपको पता है। तो अब इस लिहाज से अगर इस सारे को मैं कहूँ x और इसको मैं कहूँ के और इस सारे को मैं कहूँ कि ये x है और ये k, क्योंकि ये देखिए a की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस बी, a माइनस बी, लेकिन इसके साथ है नेगेटिव। तो मतलब तो यही हो गया ना कि माइनस एक्स लेस देन के है, ये वाला हो गया, और प्लस एक्स लेस देन है के, वो ये हो गया। इसका मतलब है कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो भी लेस देन है के। तो एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स मैंने इसको अज्यूम किया है, तो मैं लिख दूंगा a माइनस बी ये लेस देन इक्वल है ए की मैग्नेटिक सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास अब इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने रोमन में कहा था, इसको मैंने वैसे कह दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। और वी नो डैट आगे भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है यहाँ पर। तो ये देखिए अगर मैं कहूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो वो फिर लेस देन है जब इनको सेपरेट किया जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखें इस इक्वेशन को मैं वैसे लिख लेता हूँ, ये जो है ना इसको मैं यहाँ पे देखे वैसे लिखने लगा हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल किसके है, ए प्लस बी के, ये ए प्लस बी। अब ये वाली चीज़ देखें ये लिखी हुई है ना, और ये किससे लेस है, ये लेस देन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यही प्रूफ करना था। असल में यहाँ पर ये ट्राइएंगल इनइक्वालिटी यूज़ की गई है, उससे ये प्रूफ हो गया है। ये देखिए यही प्रूफ करना था और वो कर दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। अब आगे सारे क्वेश्चन बड़े आसान हैं क्योंकि वर्क डन वाला टॉपिक आ गया। असल में ये 6 के न्यूमेरिकल टाइप हैं। फाइंड द वर्क डन, मैंने क्या फाइंड करना है वर्क डन, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ वर्क डन ये मैंने फाइंड करना है, चाहे पूरा लिख लें चाहे सिंपल W लिख दे के मैंने वर्क डन फाइंड करना है। क्योंकि वेक्टर्स हैं तो यहाँ मैं वेक्टर लगा लेता हूँ। इफ़ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स F, फोर्स भी दी हुई है जिसको F से डिनोट किया गया है, जो ऊपर लाइन लगा दी यहाँ पे उन्होंने वेक्टर को नीचे शो किया है, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ 2i प्लस 5j प्लस 3k। नीचे शो किया है ना तो इसको भी मैं नीचे काट लेता हूँ ताकि एक सिंबल यूज़ हो जाए। अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव इट फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2, तो ये देखें P1 क्या है 2 माइनस 3 1 और P2 क्या है 7 5 और 3। ये मैंने 2 पॉइंट लिख लिए हैं कि वर्क डन मैंने फाइंड करना है कितनी फोर्स लगेगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने के लिए। देखिए वर्क डन का फार्मूला क्या था, वर्क डन का फार्मूला था एफ डॉट डी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करते हैं, जो कि क्या है 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टर डिस्टेंस जोन सा है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो असल में मैंने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो देखें 7 माइनस 2 ये मेरे पास आ जाएगा 5। अब ये पॉइंट्स थे तो इनको मैं वेक्टर्स की फॉर्म में लिख दूँ अगर, तो 5i 5 माइनस माइनस 3, यानी कि ये देखिए 5 ऐसे ही नेगेटिव कर रहा हूँ और ये एलिमेंट है -3 का, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 ये मेरे पास आ जाएगा 8j। अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है ना मैं और सिंपल करवा देता हूँ थोड़ा, लेकिन थोड़ा लेंथ ही हो जाना है। ये देखें P1 इसको मैंने वेक्टर में कन्वर्ट किया है तो ये क्या आया है 2i माइनस 3j प्लस के। P2 ये मेरे पास वेक्टर में कन्वर्ट किया है तो आया है 7i प्लस 5j प्लस 3k। अब मैंने क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, कहाँ से, P1 और P2। P1 और P2 क्या है मैंने आपको बताया भी है कि सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड क्या है ये है 7i प्लस 5j प्लस 3k माइनस P1 ये है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2i माइनस 3j प्लस के। अब नेगेटिव करूँगा पहले ये तो वैसे मैं लिख लूँगा 7i 5j 3k, तो 5j प्लस 3k। अब नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दूंगा ये आ जाएगा -2i माइनस माइनस प्लस 3j और माइनस के, तो प्लस 3j माइनस के। अब नेगेटिव करूँ 7i माइनस 2i ये आ जाएगा 5i
5J प्लस 3J तो ये आ जाएगा 8J। 3K माइनस के तो ये आ जाएगा 2K, और ये मैंने IJK पर ये वेक्टर के सिंबल लगा दिए हैं। अब इससे नेक्स्ट फार्मूला क्या है वर्क डन का? वर्क डन का फार्मूला है F डॉट डी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? ये है 2, 5 और 3। 2I प्लस 5J प्लस 3K। डॉट है तो डॉट डिस्प्लेसमेंट अभी फाइंड किया, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखूँगा 5I प्लस 8J प्लस 2K। ये IJK भी लिख दिए हैं। अब आई वाल से मल्टीप्लाई होगा 2 5 टाइम 10, 5 8 टाइम ये आ जाएगा 40, और 3 2 टाइम 6 तो ऐड करके ये आ जाएगा 56। ये मैंने वर्क डन फाइंड कर लिया जिसका आंसर है 56। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्स। फोर्स क्या है? F1 उन्होंने दी हुई है 3I प्लस 4J माइनस 3K एंड F2, और F2 ये फोर्स दी हुई है I प्लस 4J माइनस K, ये भी लिख ली है। इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट को उन्होंने बता दिया हुआ है, ये पॉइंट A जो कि है 2 1 3, और पॉइंट B क्या है 5 4 4। फाइंड द वर्क डन। वर्क डन ये मैंने फाइंड करना है। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट डॉट के लिहाज से तो पहले मैं नेट फोर्स वो फाइंड कर लूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा नेट फोर्स जिसको मैंने F से डिनोट किया है, और वो है F1 प्लस F2। F1 क्या है? ये है 3I प्लस 4J माइनस 3K प्लस F2 क्या है? I प्लस 4J और माइनस K। अब इनको सॉल्व करूँगा 3I प्लस I तो ये मेरे पास आ जाएगा 4I। 4J प्लस 4J तो ये मेरे पास आ जाएगा 8J माइनस 3K माइनस K तो ये आ जाएगा माइनस 4K। IJK की फॉर्म में ये फोर्स आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनका डिस्टेंस। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ फिर कि डिस्प्लेसमेंट वो है AB, यानी कि B माइनस A। तो 5 माइनस 2 ये मेरे पास आ जाएगा 3। वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो इसके साथ मैं लिख दूंगा फिर I। अगर अभी नहीं तो ये अगर वेक्टर में भी नहीं लिखना तो ये देखिए वैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्रैकेट में 3 जैसे कि ये लिखा हुआ है। फिर 4 माइनस 1 वो आ जाएगा 3, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3। इससे नेक्स्ट 4 माइनस 3 वो आ जाएगा 1, तो ये मैंने लिख दिया है 1। अब ये डिस्प्लेसमेंट तो आ गया है, लेकिन जब मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूँगा तो 3I प्लस 3J प्लस K। चाहे डायरेक्ट यही लिख लें, ये ना लिखें। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो फिर इससे नेक्स्ट स्टेप ये कर लें। अब वर्क डन फाइंड करना है, वो है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू ये आई है 4I प्लस 8J माइनस 4K। डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या आया है? अभी आपके सामने सॉल्व किया है 3I प्लस 3J प्लस K। तो ये देखिए डॉट लूँगा मैं 4 3 टाइम 12 प्लस जे वाले के साथ 8 3 टाइम 24 माइनस 4 1 टाइम 4। जब इनको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 32। ये वर्क डन आ गया है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉइंट A B ये दिया हुआ। सबसे पहले मैं पॉइंट A लिख लेता हूँ जो कि है 5 माइनस 5 और माइनस 7, और B क्या है मेरे पास? B वाला पॉइंट है पॉजिटिव का 6, इसको रेज करके B पॉइंट में लिख दूंगा 6 2 और माइनस 2। अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस, फोर्सेस क्या दी हुई है? एक फोर्स, ये दूसरी फोर्स और ये तीसरी फोर्स। तो डाटा पहले मैं लिख लूँगा कि F1 मेरे पास क्या है 10I माइनस J प्लस 11K। फिर F2 क्या है मेरे पास 4I प्लस 5J प्लस 9K। इससे नेक्स्ट F3 मेरे पास ये है माइनस 2I प्लस J माइनस 9K। शो डैट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स इज़ 102 न्यूटन मीटर। ये टोटल वर्क डन की फोर्स फाइंड करनी है।
तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि मैंने वर्क डन ये फाइंड करना है। टोटल वर्क डन है ना, तो फिर फोर्स भी टोटल आएगी। तो टोटल फोर्स एफ जैसे आगे किया है, नेट फोर्स F1 प्लस F2, यहाँ पर 3 फोर्सेस हैं तो प्लस F3। तो चाहे इनकी वैल्यूज़ लिख लें पहले, अगर नहीं लिखनी तो वैसे भी सॉल्व कर ले। 10 + 4 14, 14 - 2 ये मेरे पास आ जाएगा 12i। फिर इससे नेक्स्ट -1 + 5 वो आ जाएगा 4, 4 + 1 वो आ जाएगा 5, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 5j। फिर 11 + 9 20, 20 - 9 वो आ जाएगा 11 ही, तो यहाँ मैं लिख लूँगा फिर 11k। चाहे ऐसे कर ले, चाहे एक स्टेप बढ़ा ही ले तो ज़्यादा बेहतर बात कि F1 की जगह ये वाली वैल्यू लिख दें, फिर F2 की जगह वो वैल्यू लिखें, फिर F3 की जगह वो वैल्यू लिखें, इनको आपस में ऐड करेंगे तो यही आंसर आएगा। ये मैंने फोर्स फाइंड कर ली। अब मैंने क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट डी, ये मैंने फाइंड करना, और वो क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट के 6 - 5 वो आ जाएगा 1, तो यहाँ मैं लिखूँगा 1i। फिर 2 -5 क्योंकि नेगेटिव कार्ड हो ना, B-A है, तो ये देखिए 2 माइनस यहाँ पे है -5, तो माइनस माइनस प्लस, 2 + 5 वो आ जाएगा 7, सेकेंड वैल्यू है तो आ जाएगा 7j। फिर -2 ये मैंने लिखा है माइनस, और ये -7 वैसे ही, तो -2 माइनस माइनस +7, 7 - 2 वो आ जाएगा 5, तो यहाँ मैं लिखूँगा 5k। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया है। अब वर्क डन क्या है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, ये आई है 12, 5 और 11, 12i + 5j + 11k। डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1i + 7j + 5k। अब आई वाले से सॉल्व होगा, 12 × 1 वो आ जाएगा 12, 5 × 7 ये आ जाएगा 35, और 11 × 5 ये आ जाएगा 55। इनको जब ऐड करेंगे ये आ जाएगा 102। तो ये देखिए स्टेटमेंट भी कहा था 102, और इसके साथ यूनिट न्यूटन मीटर दिए हुए हैं, तो यूनिट न्यूटन मीटर ये मैंने वर्क डन फाइंड कर लिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 16। स्टेटमेंट है अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5, कि एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है 5 यूनिट्स, एक्टिंग पैरेलल टू 4i + 3j - k, डिस्प्लेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम, पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट है 2 -1 और 3, और दूसरा पॉइंट बी दिया हुआ है 7 3 और 2, ये दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वर्क डन ये मैंने फाइंड करना है। अब ये जो बात है ना, असल में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्वेश्चन है जो कि आपने किया हुआ है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6, सेम टू सेम यही है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट है। मैंने बड़े डिटेल से वहाँ पे समझाया था, यहाँ पे भी समझाता हूँ। ये देखें, अब ये जो वेक्टर दिया हुआ ना, इसको वेक्टर का नाम दे दे। वैसे यू वी यूज़ करते हैं, यहाँ मैं कह लेता हूँ कि यू वेक्टर किसके इक्वल है, 4i + 3j - k। अब उसने कहा हुआ है पैरेलल है जिसकी मैग्नीट्यूड ये है, तो मैंने बताया था जब भी पैरेलल आ जाए और मैग्नीट्यूड दी हो फिर यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। अब ये यू वेक्टर है ना, तो मैं यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करूँगा। तो ये देखें, यू हैड यूनिट वेक्टर होता है, वो क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है, ये वैसे ही आ जाएगा 4i + 3j - k डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा 4 का स्केयर + 3 का स्केयर प्लस k के साथ -1 है तो इसका स्केयर, ये वैसे ही आ जाएगा 4i + 3j - k डिवाइडेड बाय स्केयर रूट, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 और -1 का स्केयर +1 ही होता है। ये आ जाएगा 4i + 3j - k डिवाइडेड बाय 16 + 9 25 + 1, तो ये आ जाएगा 26। ये मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया है। अब गिवन है कि मैग्नीट्यूड कितनी है 6, तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर कि गिवन मैग्नीट्यूड इज 6, बिल्कुल वैसे ही मैं करवा रहा हूँ जैसे मैंने आपको 14.1 में करवाया था। गिवन मैग्नीट्यूड कितनी है 6, तो यहाँ पे 6 को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × यूनिट वेक्टर। 6 यूनिट वेक्टर क्या है, 4i + 3j - k,
4i प्लस 3j माइनस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 26 ब्रैकेट क्लोज। अब 6 4 टाइम ये आ जाएगा 24i, 6 3 टाइम 18j और 6 मल्टीप्लाई माइनस के तो वो आ जाएगा -6k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 26 मैंने वैसे लिख दी है और आई जे के जो कि यूनिट वेक्टर है। अब देखें स्टार्ट में क्या कहा हुआ है कि मैग्नीट्यूड किसकी मैग्नीट्यूड है, फोर्स की। तो यूनिट वेक्टर को देखें 6 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो फिर वो मेरे पास क्या आ गया है, फोर्स। तो ये मेरे पास फोर्स आ गई है। अब मैंने क्या फाइंड करना था, यूनिट वेक्टर सॉरी वर्क डन फाइंड करना था। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है, एफ डॉट डी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मेरे पास क्या है, ये है 24i प्लस 18j माइनस 6k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 26 डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट चले यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। वैसे तो इस डिस्प्लेसमेंट को आपने इससे पहले लिखना है, चले मैं यहाँ उसकी बजाय भी ना यहाँ भी करने की बजाय यहाँ पे करता हूँ सॉल्व। तो ये जो मैंने सर्कल लगाया हुआ है ना, इसको आपने इस फोर्स के बाद यहाँ पे बेटा लिखना है, इसके बाद आपने ये वर्क डन फाइंड करना है। यानी कि इस सर्कल को पहले आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये देखें 7 माइनस 2 तो वो मेरे पास आ जाएगा 5i। फिर 3 माइनस माइनस 1 क्योंकि नेगेटिव कर रहा हूँ, माइनस का वो और ये -1 वैसे ही माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 ये आ जाएगा 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4j। फिर 2 माइनस 3 वो आ जाएगा -1k। तो इस डिस्प्लेसमेंट को आपने यहाँ पे लिखना है। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आई है, 5i प्लस 4j माइनस के। अब डॉट लूँगा मैं तो आई वाले से मल्टीप्लाई होगा, 24 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा 120। तो यहाँ मैं लिख लूँगा 120। फिर 18 मल्टीप्लाई 4 तो वो मेरे पास आ जाएगा 72, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा +72। और -6 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा प्लस का 6 और डिनोमिनेटर में वैसे ही स्क्वायर रूट 26। अब इनको जब आपस में ऐड करूँगा मैं तो ये आ जाएगा 198 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 26। तो ये मेरे पास आ गया है वर्क डन, यही फाइंड करना था। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में 14.3 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।